लिखना है, क्या क्या चीजें आती हैं इसमें, और ये सिनॉप्सिस किस प्रकार से आपकी थीसिस मतलब शोध ग्रंथ है ना, जो आप लिखते हो लास्ट में थीसिस तैयार करते हो। तो ये सब चीज के लिए सबसे पहले क्या होता है, प्रपोजल जो बना के भेजते हो उसमें सिनॉप्सिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है थीसिस बेटा? तो देखो, जो थीसिस सिनॉप्सिस होती है, पहले हम सिनॉप्सिस की बात करेंगे, क्योंकि जब सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाएगी उसके बाद ही आप थीसिस लिख सकते हो, उसके पहले आप नहीं लिख सकते हो। तो क्या होती है, ये एक रूपरेखा होती है बच्चों कि इसके अंतर्गत क्या होता है, जो एक तो बहुत ही संक्षिप्त रूप में जो आपके पास पूरा आपका थीसिस, आप जिस विषय में, जिस टॉपिक को लेकर, जिस एक विषय को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर आप अपना रिसर्च करना चाहते हो, उसकी एक बहुत ही लघु, एक संक्षिप्त जानकारी होती है जो आप सिनॉप्सिस के अंतर्गत देते हो। क्या क्या चीजें होती है सिनॉप्सिस के अंतर्गत? देखो, सबसे पहले तो क्या होता है, सिनॉप्सिस में एक आप टॉपिक लेते हो, एक ही टॉपिक होता है जो आपका सिनॉप्सिस में होता है, और वही आपका टॉपिक आपकी पूरा शोध ग्रंथ का रूप लेता है आगे चल के। ये विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, उसको देखेंगे, उसमें कुछ अगर आपकी में कुछ मिस्टेक है तो उनको करेक्ट करेंगे। देखिए, जब हम टॉपिक लेते हैं तो टॉपिक क्या होता है, टॉपिक एक ऐसा विषय होता है जो हमारी वर्तमान समस्या से संबंधित होता है। अब एक बात समझिए, आप अपने इर्द गिर्द बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ कुछ अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होगा, तो उसमें क्या होता है, समस्या या क्या टॉपिक कैसे हम लेते हैं। देखो बच्चों, करना क्या होता है कि जो रिसर्च होती है, आप लोग खुद ही पढ़े हो, आप सब बुद्धिजीव हो और पढ़ के सब आरफ हो, नेट हो, तो रिसर्च में आपने ये पढ़ा होगा, रिसर्च क्या होता है, रिसर्च मीन्स रिसर्च, मतलब दोबारा की हुई सर्च है ना। तो आपका पीएचडी का भी यही हाल है, यानी कि शोध ग्रंथ जो आपका होता है, करते हैं, कुछ खोजें पहले से हो चुकी होती हैं, हम उनको क्या करते हैं, हम उनको क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो, खुद ही देख रहे हो कि क्या है, हम प्रोग्रेस करते हैं, अगर मान लीजिए एक ही आविष्कार हो गया होता और दूसरी चीजें ना हुई होती तो क्या होता। तो एक टाइम आप पहले क्या करते थे, एक आप लोगों के पास फोन होता था जिसमें नंबर घुमाते थे और फिर उससे बात करते थे कि नहीं होते। अब क्या है, आपके पास एंड्रॉइड फोन है, आप बैठे बैठे क्या करते हैं, 1 मिनट में हर जानकारी गूगल पे आप तुरंत करते हो कि नहीं करते हो। ये सारी क्या है, ये सब क्या है, रिसर्च है, ये सब आविष्कार है जो कि होते चले आए। अगर एक ही चीज में स्टॉप लग जाता तो आगे आने वाले टाइम पे नई नई चीजें नहीं होती। इसीलिए क्या होता है कि रिसर्च में नया, कुछ नया फिर से खोजना, अगेन सर्च बोलते हैं ना, रिसर्च का मतलब ही होता है अगेन एंड अगेन, दोबारा दोबारा जो चीजें आती हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी एक टॉपिक जो हमें अच्छा लगता है, जो प्रॉब्लम हमें परेशान करती है, जो हमें लगती है कि समाज में आसपास दैनिक जीवन में, या जो भी चीजें कभी कभी पढ़ के हो रही हैं, उससे लोगों को क्या नुकसान हो रहा है या वो फायदेमंद है। देखिए, अगर चीजें सकारात्मक होती हैं तो उनका प्रभाव क्या होता है, और ज्यादा पढ़ना चाहिए। चीजें अच्छी होती हैं तो लोगों को उनका एडवांटेज मिलना, लेकिन उसी जगह चीजें अच्छी नहीं होती है तो क्या करना चाहिए, उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए, होता है। तो इसीलिए क्या होता है, जब बच्चे रिसर्च वो करते हैं, अपना शोध ग्रंथ तैयार करते हैं, तो एक ऐसा टॉपिक लेना एक बहुत बड़ा कार्य होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो खोज होती है वो उसी के घूमती रहती है। तो टॉपिक लेना, चूज करना, उसमें स्कॉलर की इंटरेस्ट का भी बहुत रोल होता है कि कभी कभी क्या होते हैं, देखिए, मतलब एक सर्वे मेथड है, एक आपका हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, और एक आपका, तो ये ऐसी चीजें होती हैं, जैसे आप मान लीजिए सर्वे, जिसमें आप लोगों से पूछ पूछ के लोगों की राय जानना, लोग क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, उसके माध्यम से। हिस्टोरिकल जैसे चीजें पुरानी नहीं होती कि अब ताजमहल एक प्लेस है, उसमें कैसे किस तरह से बना, उससे और नया अध्ययन करना, उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज लिखी है उसके स्तंभों में, इस टाइप के मतलब कुछ रिसर्च होते हैं। उसके मेथड क्या होता है, ये वैज्ञानिक विधियां होती हैं जो कि लैब्स वगैरह में मतलब चलती रहती है, होती रहती हैं। तो इस पे बेस से हम क्या करते हैं, जब सबसे पहला हमारा प्रथम जो फर्स्ट हमारा स्टेप है, टॉपिक का सिलेक्शन। टॉपिक हमें ऐसा लेना चाहिए जो प्रभावी हो, जिससे लोगों की सोच बदले, जो लोगों के लिए हितकर हो, लाभदायक हो। सबसे पहले टॉपिक इस टाइप से लेना चाहिए ना।
और क्या हो वर्तमान समस्या से संबंधित हो। आप लोग एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि कोई एक पहले तो कोई एक विषय होना चाहिए, है ना, फिर जिसके बारे में उसकी पूरी जानकारी आपको करनी है। तो सबसे पहले आप टॉपिक लीजिए, वो एक ऐसा टॉपिक जो आपके लिए प्रभावी हो। अब मेरे पास मेरी खुद की थीसिस है, अप्रूव्ड थीसिस है, अभी मैं आपसे वो साझा करूंगी, आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो कार्य होता है वो होता है आपका टॉपिक या आपका एक कोई विषय लेना, है ना। उस विषय के अंतर्गत क्या होता है, एक विषय ले लिया। अब वो विषय क्या होता है, अब मान लीजिए कोई समस्या आप लेते हो, इनकेस आप मान लीजिए कि आप ये ले रहे हो कि अभी इस टाइम जैसे हाँ, यूक्रेन और इसका रसिया का कितना युद्ध हो रहा है, एक ही टॉपिक है आपका। तो देखिए ये युद्ध है जमीन पे, लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आप ये समझिए। ये क्या है, एक लेटेस्ट प्रॉब्लम में एक एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए खुद न्यूज देखते हैं आप, न्यूज में आप क्या देख रहे हैं कि उनकी औद्योगिक जो मतलब शेयर जो उनका ढांचा था वो डैमेज हो चुका है। वहाँ के लोग कितना शारीरिक मानसिक और कितना मतलब वो कितना इमोशनल भी कितना परेशान है ना। तो कितना ब्रॉड टॉपिक अगर हम इसमें एक सर्वे करते हैं जैसे, तो हम क्या देखेंगे हमारे पास कितना ब्रॉड टॉपिक है कि नहीं है। कि अगर अब इतना सारा कि अब हम उनको ये भी देख सकते हैं कि उनके मान लीजिए जंगल नष्ट हो गए, उनके उद्योग नष्ट हो गए, है ना, कोई वहां कार्य नहीं हो पा रहा, तो ये तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा ना। अब हमने एक टॉपिक लिया तो हम क्या करेंगे, एक हम उस सेशन देंगे उसको हम कुछ मतलब सीमित दायरा दे देंगे। क्यों दे देंगे सीमित दायरा बेटा, ये भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि क्या होता है आप मतलब जब लिमिटेशंस नहीं होती ना, तो जो कार्य होता है या जो हमारी जो खोज होती है वो रास्ता भटक सकती है। अगर हम कभी एक सीमा तय कर देते हैं, मान लीजिए कि जैसे कि आप हैं, आपने पीएचडी किया है, जैसे आप ये समझिए एमफिल होता है, तो एमफिल करने के बाद क्या करते हैं आप ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ा सकते, एक दो तय है तय सीमा। उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, पीएचडी करते हो, तो उसके बाद क्या होता है आप पीजी के बच्चों को आप कुछ भी करा सकते हो। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये इसलिए होती है कि एक हर चीज का एक दायरा लिमिटेड होता है, तो चीजें आसान और तो उसी तरह से क्या करेंगे, अब हम सब तो नहीं दे सकते ना, हमारे रिसर्च में हम ये तो नहीं देख सकते कि वहाँ का औद्योगिकरण नष्ट है। ये सब चीजें तो आप जनरल आप बता ही रहे हो कि वहां पर सारा कुछ एकदम खराब हो चुका है। लेकिन हम क्या करेंगे अच्छी तरह से देखने के लिए, मान लीजिए हमने औद्योगिकरण देख लिया कि रूस के आक्रमण से यूक्रेन में कौन कौन से औद्योगिक विनाश हुए। एक हम आपसे एक ये हमारी एक समस्या हो गई, या हमारा ये एक टॉपिक हो गया, ठीक। अब हमने इस टॉपिक को लेने के बाद तो क्या हमें क्या देखना है, हमें और कुछ चीजें नहीं देखनी, हमें क्या देखना, वहां के उद्योगों को देखना है कि वो कितने ज्यादा उनको वहां के औद्योगिकरण जो उद्योग है उनको क्या क्या नुकसान उससे पहुंचा है, ठीक। अब यूक्रेन तो बहुत बड़ा है, उसमें तो कितने सारी एरियाज हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम टॉपिक हमने ले लिया, उसके बाद हम एक ये भी देखेंगे कि हम और ज्यादा बेटर करने के लिए, अब वहां पे इतने सारी जगह हैं, अगर हम सारी जगहों को लेके चलेंगे तो क्या होगा, फिर वही बात, तो हमारा जो कार्य होगा या जो हमारी रिसर्च होती है वो क्या हो जाएगी, पथ विहीन हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर कोई एक एरिया ले ली, खारकीव ले लिया या कीव ले लिया, ये नाम बहुत इस समय चल रहे हैं सुनने को, तो कोई पर्टिकुलर एक एरिया ले लिया, ठीक। अब खारकीव ले लिया, तो खारकीव के अंदर भी कितने सारे ब्लॉक होंगे, उनको हम उसमें से कोई रेंडमली 5 या 8 या 10 ये जो भी आपके उसके हिसाब से ले लिया। अब एरिया को थोड़ी ना करते हैं, अब वहां पर जो उद्योग लगे होंगे, उद्योग से जुड़े जो लोग होंगे, उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम जानकारियां लेते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारे कार्य को बेहतर करने के लिए। चलिए अच्छा, अभी पहले आते हैं, हमने क्या लिया आपसे, हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया। टॉपिक लेने के बाद हमारे द्वारा चरण होता है वो होता है हमारे ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य। उद्देश्य बेटा क्या होते हैं, उद्देश्य का मतलब ये होता है कि जो हमने एक विषय लिया है या जो हमारी हमारा टॉपिक क्या हो गया, हमारा टॉपिक हुआ कि रूस का जो आक्रमण था उससे यूक्रेन के औद्योगिकरण पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक। ये एक हमारा अभी भी तैयार हुआ एक टॉपिक है। अब आते हैं ना, तो अब हमारे उद्देश्य क्या होते हैं, उद्देश्य का मतलब होता है, उद्देश्य वो चीज होती है जिस पर के पे चल करके ये जो हमारी क्रिया होती है होती है।
बिना उद्देश्य के कार्य बिल्कुल पथविहीन होता है, उसका कोई रास्ता मार्ग नहीं होता है। तो हम उद्देश्य हमारे किस तरह के हो सकते हैं, देखो बच्चा, अब क्या है, उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो कैसे हुआ, क्यों कैसा हुआ, हो गया, खराब हो गया, उद्योग वहाँ खराब हो गए, वहाँ लोगों को मतलब आर्थिक रूप से बिल्कुल कुछ भी नहीं है उनके पास। मतलब ऐसे उद्देश्य हम लेके चलेंगे जो कि हमारे किससे जुड़े हों, जो कि हमारी वहां की पूरी औद्योगिकरण को जोड़ते हो या उससे बिलोंग करते हो, ये हम लेकर चलते हैं, ठीक है। उद्देश्य उद्देश्य 4-5 हुए भाई, मनोदशा पड़ रहा है, आर्थिक स्थिति कैसी हो गई, कोई काम धंधा वहां चल रहा है कि नहीं चल रहा, आयात निर्यात हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर चीजें बन नहीं रही है तो लोग मतलब कैसे चीजों का सेवन कर रहे हैं, कहाँ से मिल रही हैं। भाई देखिए, उद्योग में ही तो सारी सारी चीजें बनती है ना, जिनका हम लोग उपभोग करते हैं, उपभोग मतलब यूज करते हैं, होता है। तो ये सारी चीजें से रिलेटेड हमारे कुछ उद्देश्य हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारा होता है साहित्य का संकलन, सॉरी पहले एक हाइपोथेसिस होती है, परिकल्पना जिसको बोलते हैं। ये क्या होती है बेटा, हाइपो प्लस थीसिस, कि भविष्यवाणी। जैसे कि आप ये समझ के चलिए कोई भी बीमारी में एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर डायग्नोज होता है कि उस बंदे के अंदर कैंसर है, या कैंसर फर्स्ट स्टेज पे है, सेकेंड या थर्ड पे, किस पे भी होता है, अगर ये बात उसको पता चलती है कि उसके अंदर फला बीमारी है, तो एक हम अपने माइंड में जो एक कल्पना सेट करते हैं, क्या आप सब पढ़े लिखे हो, सबको पता है कि कैंसर कितनी ज्यादा हानिकारक बीमारी है, तो हमारे मन में क्या तुरंत सेट होता है कि अरे मतलब क्या है 90 अगर मान लीजिए थर्ड स्टेज है तो क्या बोलते हैं 90 और प्लस 10, मतलब 90% ना नकारात्मक चीज और 10% कुछ पॉजिटिव। क्यों, देखिए आपको सब कुछ पता है, आप सब चीजें जानते हो कि ये बीमारी बहुत घातक होती है, और अगर स्टेज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है तो बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना, है ना। तो एक परिकल्पना जो हमारे दिमाग में सेट हो जाती है ना। सेम चीज ये, अगर आप वो देखते हो कि ये युद्ध का ये प्रभाव पड़ रहा है, तो आप तुरंत आपके मन में एक परिकल्पना क्या आएगी, अरे इसको तो फिर से मतलब विकास करने में कितना टाइम लगेगा, कैसे डेवलप होगा, सारी चीजें समझते हो ना, क्या बाद है वहां तो पैसा भी नहीं बचेगा। ये एक परिकल्पना होती है जो इंसान एकदम तय कर लेता है, ठीक है, हाइपोथेसिस में आ गया। फिर आपका आएगा साहित्य का संकलन। साहित्य का संकलन क्या चीज होती है, देखो बेटा, साहित्य का संकलन का मतलब ये होता है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा ज्ञान लेता रहता है, मतलब जगह से कहीं से भी कुछ भी नॉलेज मिलता है उसको लेता है, और उस लिए गए ज्ञान का वो लाभ भी उठाता है। ये नहीं है कि वो लाभ नहीं उठा रहा, वो उससे एडवांटेज भी लेना चाहता है। क्यों, जैसे आप यही देखिए, अगर आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हो तो आप क्या सोचते हो कि हम लोगों को बताएं सिखाएं, उससे हम कुछ भी करें, मतलब हम उसको क्या करते हैं, हम आत्मनिर्भर होने के लिए उससे उसका लाभ भी उठाते हैं, है ना। तो 3 पक्ष होते हैं ये, एक तो ये होता है ज्ञान लेना, फिर दूसरे मतलब लिए गए ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाना या और लोगों को बांटना। जैसे तुमने कभी कोई चीज सीखी तो तुम क्या करोगे, और बच्चों को बताओगे कि देखो देखो हमने ये चीज सीखी, तुम भी करो, है ना। ये बेटा नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि हम जो सीखते हैं वो हम क्या करते हैं, हम दूसरों को भी बताते हैं। और नेचर अगर नहीं होता तो आज हम यहाँ ना बैठे होते हम भी आपको बताना चाहते हैं कि हमने जो चीजें की उसमें क्या क्या चीजें थी, कैसे किया, तो वही अपना ज्ञान हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और तीसरी बात होती है, ये जो हमारा ज्ञान है जो हम दूसरों को पहुंचा रहे हैं, वो और दूसरों तक पहुंचाएं। तो ये प्रोसेस क्या होता है, एक निरंतर चलता रहे कि नया ज्ञान सीखे, फिर दूसरों तक पहुंचाए, और फिर वो दूसरे भी ग्रहण करके नेक्स्ट तीसरे और लोगों तक पहुंचाए। तो ये और क्या होता है कि हम लोग हमेशा कोई मतलब मनुष्य ही की बात कर रहे हैं, मानव हमेशा क्या करता है कि वो कोई चीज नए जब जो मतलब जीरो से नहीं स्टार्ट करता है। आप ही लोग, हम लोग, सब लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो चीजें होती है ना, जो हमें हमारे पैतृक मिली हुई है, या हमारे जो अनुभवी लोग मिले हुए हैं, जो और हमें हमारे गुरु देते हैं, जिनसे हम लेते हैं ज्ञान, उन्हीं के ज्ञान को हम क्या करते हैं और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक, ये भी एक चीज समझिए। तो साहित्य का संकलन का मतलब मेरा ये था, वो साहित्य जो हमारे से पहले लोगों ने संजोए हैं, बहुत ढूंढ ढूंढ के, बहुत गहन अध्ययन करके, नॉलेज लेके,
सब कितनी बुक्स, कितनी मैगजीन्स, कितने न्यूज़पेपर कहाँ से उन्होंने बटोरे हैं, वो सब क्या होता है उससे हम लोग लेते हैं। अब देखिए आप लोग रामायण महाभारत की जो कथाएं पढ़ते हो या पुराना गीता वगैरह पढ़ते हो, तो उससे क्या होता है, वो सब संकलन है जो हमारे पूर्वजी से देखे गए हैं। उसको क्या मतलब कोई था उस टाइम रामायण, मतलब जब राम जी का युद्ध हुआ या जो टाइम में कोई नहीं था, लेकिन ये सब क्या, ये सब ग्रंथ है जो हमारे पास पहले से है। हम उनको पढ़ते हैं, फिर उसको पढ़ने के बाद हम अपना जो हमारी राय होती है वो हम प्रस्तुत करते हैं। तो साहित्य का संकलन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका शोध ग्रंथ के लिए कि, और देखिए शोध ग्रंथ मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, सिनॉप्सिस उसका बहुत संक्षिप्त रूप है। सिनॉप्सिस वो प्रपोजल होता है जो आप भेजते हो, तैयार करते हो लिख करके कि हम अपना जब शोध ग्रंथ तैयार करेंगे तो हम ये चीजें उसमें देंगे, है ना। ये एक प्रस्ताव होता है जो आप भेजते हो, फिर वो पास होता है, उसके ऑब्जेक्टिव पास होते हैं, टॉपिक क्लियर होता है, तब जाके आप थीसिस की क्रिया करते हो। तो साहित्य का संकलन आपको सिनॉप्सिस में भी जरूरत पड़ेगी और आपकी थीसिस के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये वो चीज होती है जो पहले से लोगों ने हम लोगों को दी है, हम उसे पढ़ के उसको गहन अध्ययन करते हैं और उसके बाद हम अपने मतलब का या अपनी स्टडी से रिलेटेड उसमें से कुछ चीजें ले करके अपने ग्रंथ में रखते हैं। तो ये होता है आपका साहित्य संकलन। फिर उसके बाद आता है आपका मेथोलॉजी, रिसर्च मेथोलॉजी मतलब होता है आपका सांख्यिकीय, जो आपके आंकड़े होते हैं उनका विश्लेषण कैसे करते हैं। अच्छा अब देखिए, आप सब जानते हो कि शब्दों को अंकों में कन्वर्ट करना, आप जितना भी तैयारी, आप जो ये बोल रहे हो कि आप जैसे एक यही विषय था हमारा कि यूक्रेन और रूस का जो फाइट हुआ, फाइट हो रही है, उसकी जो स्थिति थी, अब उस स्थिति को हम मुंह से बता रहे प्रभाव पड़ा और ये स्थितियां हुई, वो स्थितियां हुई, लेकिन आप इनको किस प्रकार से आप शब्दों में कन्वर्ट करोगे, आप किस प्रकार से उसको दिखा सकते हो, बिना बोले, बिना मतलब बताए आप सिर्फ केवल उसको सीन करा सकते हो। ये सब चीजें आप हमारी किसकी आती है, मैथोलॉजी के अंतर्गत आती हैं, रिसर्च मैथोलॉजी के अंतर्गत आती है। सबने रिसर्च पढ़ा है नहीं है तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टेस्ट इसमें लगाए जाते हैं, जिस प्रकार से ये आपकी जो थ्योरी होती है वो आपकी अंकों में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ टेस्ट लगते हैं वो भी हम आपको सब बताएंगे। देखिए जिस व्यक्ति ने, जिस बच्चे ने जितना अच्छे से रिसर्च पढ़ा होगा, सांख्यिकी का अध्ययन किया होगा, वो उतने सुंदर तरीके से अपने शोध ग्रंथ को प्रस्तुत कर सकता है। अपने शोध ग्रंथ की जो समस्या है उसको उतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी होता है उसमें, ग्राफ्स होते हैं, मतलब बार डायग्राम्स वगैरह होते हैं। उसके अलावा कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो कि आपके प्रॉब्लम को मतलब अंकों के माध्यम से परसेंटेज निकाले जाते हैं, ये सब चीजें आपकी इसके अंतर्गत आती हैं। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले अब आपको स्क्रीन दिखाते हैं कि देखिए ये है मेरी थीसिस, ये मेरी थीसिस है और अभी इसी से रिलेटेड आपको हम चीजें दिखाते हैं, है ना। स्क्रीन हेलो मैम, शुभम मैम, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही यस है, मैम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ बेटा, शुभम मैम आप हो? नहीं बताइए। हेलो हाँ हेलो। हेलो, हाँ बताओ पढ़ना। हाँ हाँ मैम, होस्ट नहीं, मेरा नंबर देखिए। मैंने आपको होस्ट को बनाया था, तो दूसरा अकाउंट को बनाऊं? नहीं मैम, मेरे नंबर पे स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। एक मिनट, मैं आपके दूसरे अकाउंट से आपको होस्ट बना रही हूँ। हाँ ठीक है मैम। अब ठीक है?
बच्चों दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? दिख रहा मैडम। हाँ बेटा, चलो देखो बेटा, ये है मेरी थीसिस का टॉपिक जो मैंने लिया था, और स्टडी ऑफ रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ होम साइंस प्रैक्टिसेस थ्रू इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर रूरल वुमेन इन केवीके। ठीक है, हेलो, हाँ, केवीके बेटा होता है कृषि विज्ञान केंद्र, है ना। तो ये जो है हमारा टॉपिक था कृषि विज्ञान केंद्र में, जिस जो भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग प्रो। हेलो हेलो, 1 मिनट रुको जरा, मैं मुझे लग रहा है शुभम भाव दिखाई पड़ता है तुम्हारी। हाँ, हेलो, आपकी आवाज आ रही मैडम? आ रही बेटा, बोलो मैं फिर। ठीक है, देखो ये मेरा टॉपिक है स्टडी ऑफ, हाँ हाँ देखो, तो जो मेरी पीएचडी का टॉपिक था, मैंने आपसे बोला ना कि जो लेटेस्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उससे रिलेटेड आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये मेरा टॉपिक है जो मैंने लिया था, स्टडी ऑफ रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ होम साइंस प्रैक्टिसेस थ्रू इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर रूरल वुमेन। ठीक, ये इन केवीके फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मेरा फतेहपुर था, तो फतेहपुर में कृषि विज्ञान केंद्र जो कि गवर्नमेंट के अंतर्गत ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, जहां पर कृषि से संबंधित चीजों को सिखाया जाता है लोगों को, ग्रामीण लोगों को। तो वहीं पर गृह विज्ञान की कुछ ट्रेनिंग भी दी जाती है ग्रामीण महिलाओं को। तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है बेटा, जिससे वो अपने बच्चों को अच्छा बेहतर मतलब स्वास्थ्य दे सकती हैं, खुद भी अच्छी रह सकती हैं। और स्टिचिंग की थी और न्यूट्रिशन की भी थी, बहुत सारी कोर्स मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये एक हमारा टॉपिक था जो हमने किया, जिस पर हमने पीएचडी करी। अब उसमें क्या होता है कि देखो, हमने आपसे बोला था कि आप कोई भी किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक ले सकते हो, है ना। अब वो टॉपिक क्या है, वर्तमान समस्या से संबंधित होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा ये इसलिए बेटर लगा क्योंकि क्या होता था कि मेरे कुछ रिलेटिव रहते हैं वहां पर। तो होता वहां था कि जहाँ की महिलाएं मतलब अगर उनके घर पे जाओ तो उन्हें कुछ भी नहीं पता। पुरानी, मेरी तो 2004 की 2002 की है, 4 में मेरी जमा हुई थी और मतलब 8 में 2008 में अप्रूव हुई। तो इसमें क्या होता था, उस टाइम वहां जब जाओ तो एक तो वहां ना तो संसाधन थे किसी प्रकार की, और बच्चे भी पता चला कि मतलब उनमें गैपिंग नहीं थी। पता चला मतलब एक बच्चा हुआ और फिर तुरंत माँ गर्भवती हो गई, फिर बच्चा, मतलब इस प्रकार से ना तो उनका स्वास्थ्य अच्छा था और बच्चों का भी मतलब इस तरह से कुपोषित, और खाना बना रही वहीं पर बच्चे रो रहे हैं। कोई मतलब ऐसी चीजें कुछ मैंने देखी, तो मुझे लगा कि शायद आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, गवर्नमेंट के हिसाब से इतनी सी सुविधाएं बच्चों मतलब पहुंच रही हैं, तो आखिर इतनी सुविधाएं इतनी आप दे रहे हो, तो आखिर लोगों को क्या उसका बेनिफिट मिल रहा है। आप बोलते हो कि वो जो स्वास्थ्य विभाग केंद्र है वहां पर गांव के डॉक्टर्स आते हैं, नर्स मतलब फ्री में उनको टीकाकरण की सुविधा और फ्री में अच्छा अच्छा भोजन देना। लेकिन आप जब देखते हो ना फील्ड पे, तो आपको शायद मतलब ऐसी चीजें आपको शायद दिखती नहीं है। तो मुझे लगा एक बार इसकी सत्यता को जांचा जाए कि आखिर कुछ है भी कि वहाँ बस ऐसे ही सरकारी केंद्र चल रहा है, इतना इतना पैसा वहां लोगों को दिया जा रहा है, और जिसको मिलना चाहिए, जो वास्तविक में जो हकदार है, जो गांव की औरतें हैं, जितनी ज्यादा मेहनत करती हैं घरों में भी खेतों में भी, और बच्चों की भी देखभाल करना, और गांव में मतलब उनके पशु वगैरह भी होते हैं, गाय भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, उनकी इतनी केयर करना, मतलब ये सब करने के बावजूद भी तो फाइनली मिलता है कुछ भी नहीं। ना तो उनका स्वास्थ्य अच्छा है, ना तो उनका घर आर्थिक स्थिति उतनी बेटर है, और कुछ भी प्रॉब्लम, हर सारी तरफ से समस्याओं से ग्रसित है। तो ये एक टॉपिक मैंने लिया कि सरकारी जो इंस्टीट्यूट थे वहां पर कृषि विज्ञान केंद्र, उनके अंतर्गत बहुत सारी जो ट्रेनिंग थी उनमें से मैंने कुछ सेलेक्ट की थी। अभी आगे आपको हम दिखाएंगे कौन कौन सी सेलेक्ट की। तो देखो बेटा, अब क्या है कि ये टॉपिक है, तो वैसे ही आप लोग भी समझिए कि विषय कोई भी एक ऐसा विषय जो आप लेते हो, ठीक है, और वो विषय मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप ये सोचो, अगर एक एग्जाम्पल आप ले रहे हो कि हम इसकी बात भी नहीं करते, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है थोड़ा सा ये यूक्रेन और रूस का, हम एक बात करते हैं आपसे
जैसे आप मान लो आप एक टॉपिक लेते हो कि दूरदर्शन का महिलाओं पर प्रभाव, ये एक टॉपिक है, इसके साथ इसकी भी डिस्कशन करते चलते हैं साथ में। अगर आप ये टॉपिक लेते हो कि दूरदर्शन का महिलाओं पे प्रभाव, ठीक है, तो अब एक बात समझिए, ये आपने टॉपिक ले लिया, अब ये टॉपिक देखिए कितना ब्रॉड है। क्यों ब्रॉड है? आप देखो, दूरदर्शन पर महिलाओं का प्रभाव, किन महिलाओं का पर प्रभाव, क्यों? क्योंकि एक अगर हम मेल फीमेल लिखते हैं, अगर हम सेटल करते हैं मतलब पुरुष या महिला, तो हम मेल फीमेल जब लिखते हैं तो हम ये देखते हैं ना कि एक 8 साल की बच्ची को भी हम एस लिखेंगे, फीमेल पे लेंगे, और भाई डेटा में तो ऐसे ही चलता है ना। और उसके बाद अगर हम 80 साल की महिला को लेते हैं, वोमेन को, तो वो भी हम फीमेल पे ही एफ ही उसको संबोधित करेंगे। तो ये आप ये सोचिए, अगर वो 8 साल से लेके 80 साल तक, तो कितना एरिया कितना ब्रॉड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक कुछ लिमिटेशंस लगानी हमारे अंदर जरूरी है। क्यों? बच्चे तो सारा दिन टीवी देखते हैं, जो वृद्ध और लेडीज होती है वो नहीं देखती हैं, है ना। तो फिर आप कैसे इसको कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे, कैसे आपकी स्टडी पूरी हो पाएगी ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ लिमिटेशंस लगाओगे टॉपिक पे, है ना। अगर आप ले रहे हो दूरदर्शन, हम स्क्रीन चेंज नहीं हो रही आपकी? चेंज हमने की ही नहीं है अच्छा अच्छा बेटा, हम चेंज इसमें क्योंकि हम एक एक चीज करके चलते हैं। जैसे भी टॉपिक ये डिस्कस हो जाए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो फिर आपको और कुछ दूसरा, ठीक है। तो ठीक। ये आप, हाँ, ये आप ये समझिए कि आप, जैसे आपको मैंने एग्जांपल, ये मेरा है टॉपिक, आप इसमें भी कर सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो भाई, दूसरी जगह पे एरिया पे जो हो रहा हो, और जैसे मेरी 5 थी, आप इसमें से 2 ले सकते हो, है ना। ये ऐसा नहीं कि आप ये टॉपिक नहीं ले सकते हो, आप इसको भी ले सकते हो, लेकिन आपको करना क्या होगा, जहां तक हमने की है, ठीक 2004 तक, आपको या तो उसको आगे बढ़ाइए, है ना। दूसरी बात, हमने फतेहपुर के जो हमारा ब्लॉक था, हसवा था, आप उसमें से क्या करेंगे, हसवा ना लेके आप वहां पर जैसे लखीमपुर खीरी था, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट था, सीतारामपुर था, कई वहां पर है ब्लॉक, उनमें से आप कोई एक ले सकते हो। मेरी बात ये है, आप इस टॉपिक पे भी पीएचडी कर सकते हो, इस टॉपिक पे भी अपना शोध ग्रंथ लिख सकते हो। ये नहीं होगा कि आपने नकल किया, लेकिन आप क्या करोगे, आपका सर्वे में अलग होगा, आप अपनी ट्रेनिंग में कुछ चेंज करोगे, आप अपनी एरिया में कुछ, आप जो एरिया आप ले रहे हो उसमें भी कुछ चेंज करोगे, तो एक जैसा टॉपिक हो सकता है। आप एक ही टॉपिक को कर सकते हो। हमने आपसे क्या कहा, हमको जो लोग देखे, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारे जो अनुभवी लोग हैं, वो हमें दे के गए हैं, हम क्या करते हैं, बस उसमें चेंजेस करते हैं, हम उसमें परिवर्तन करते हैं, हम उसको पहले पढ़ते हैं, उसमें से नॉलेज लेते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, और फिर बाद हम क्या करते हैं, कुछ नया डिफरेंट अपना खुद का करते हैं, ठीक है, अपने एफर्ट्स डालते हैं। तो ये हमारा टॉपिक, तो हम इसमें बात कर रहे थे दूरदर्शन का महिलाओं पर प्रभाव। तो कहाँ की महिलाओं पर प्रभाव बेटा, पहले ये क्वेश्चन मार्क, मतलब कहाँ की महिला, एक इसको लिमिटेशन दीजिए आप, कहाँ की महिला, मान लीजिए कानपुर की, मतलब शहर की या देहात की, तो देहात में कौन सी जगह की, फिर कौन से गांव की, या इस तरह से आप एक इसको लिमिट मतलब करिए, मतलब बांधिए इसको सीमा में। दूसरी, किस उम्र की महिलाएं, एक बात समझिए, क्योंकि स्टडी जो होती है, जो जब आप ये देखिए, हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रभाव डालती है। कोई बच्चा टीवी अधिक देखता है, कोई बच्चा नहीं देखता, ठीक, हर व्यक्ति। लेकिन अगर हम एक ही तरह के लोगों से, एक ही एज ग्रुप के लोगों से अगर हम स्टडी करते हैं, तो हम एक ही एज ग्रुप के लोगों से जो क्वेश्चन पूछेंगे, वो मोस्टली एक एज ग्रुप वाले सारे एक जैसे देंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, उम्र को हम बांधेंगे, फिर संख्या को बांधेंगे। क्यों बांधेंगे, अगर आप मान लीजिए महिलाओं का अध्ययन कर रहे हैं कि महिलाएं दूरदर्शन देखती हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कितनी महिलाओं को लेके चलेंगे, अनलिमिटेड थोड़ी ना होगा कि कितने भी आ जाएं। अगर आप अनलिमिटेड करेंगी, तो क्या होगा, आपके रिजल्ट कभी सही आएंगे ही नहीं। कोई एक सीमा, कोई एक एरिया, हर चीज एक आपकी तय होनी चाहिए, आपकी निर्धारित होनी चाहिए। ये थोड़ी ना कि अभी आप तुम भी आ गए और तुमसे भी पूछ ले, नहीं। हम जिस प्लेस में या जिस एरिया को हमने लिया है, हमको उसके अंतर्गत लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या अब जो आगे क्वेश्चन आगे आएगा, तो फिर ठीक उसके बाद उम्र के बाद हम ये भी एक मेंशन करेंगे चीज कि वो जो टीवी देखने वाली महिलाएं हैं, वो इतनी उम्र की, मान लीजिए हमने कहा 20 से 40 वर्ष की महिलाएं जो होती हैं, वो शिक्षित महिलाएं या अशिक्षित महिलाएं, इसमें भी हम भाग लगा देंगे। क्यों, देखिए, अब हम एक चीज आपको एक बात बताते, एक ये टॉपिक आप लिख लीजिए कहीं पर भी कि
टीवी का, दूरदर्शन का महिलाओं पर प्रभाव। ठीक है, तो अगर हमने कोई प्लेस एक मेंशन किया तो हम ये देख लेंगे कि कानपुर, ये कर दिया दूरदर्शन का कानपुर नगर की महिलाओं पर प्रभाव। ठीक है, तो कानपुर तो बेटा बहुत बड़ा है। ठीक है, आप कैसे कर पाओगी? तो हम क्या करेंगे, कुछ ब्लॉक्स ले लेंगे। अब वो कुछ ब्लॉक्स, मान लीजिए हमने एक ब्लॉक ले लिया किदवई नगर, किदवई नगर ले लिया। अब किदवई नगर भी बहुत बड़ा है, कितनी महिलाएं रहती वहां पर, सब घर का थोड़ी ना करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ किदवई नगर में जो ब्लॉक होते हैं, जैसे बहुत सारे ब्लॉक हैं यहाँ पर एरिया वाइज, तो वो ब्लॉक कुछ हमने रेंडमली ऐसे ही लिए, या पर्पजली ले सकते हैं या रेंडमली ले सकते हैं, कुछ भी। उसके बाद क्या करेंगे, वहां से मान लीजिए हमने 5 ब्लॉक लिए, तो 5 में हमने क्या किया, 10-10 महिलाओं को ले लिया 5 ब्लॉक में से। बात समझ रहे हैं? तो 10 महिलाएं एक ब्लॉक से, 10 दूसरे ब्लॉक से, 10 30, तो 5 से कितनी हो गई, 50 हो गई। ऐसे सर्वे किया जाता है। तो 5 ले लेके 50, तो आप क्या बोलोगे, किदवई नगर का हमारी स्टडी पूरी हो गई। आप समझ रहे हो? ये नहीं होता कि हमको पर्टिकुलर एक एक घर जाना है, कितने लोग रहते हैं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, जैसे आप ये समझिए कि आप कहीं दाल या चावल खरीदने जाते हो कि नहीं जाते हो, तो आप क्या करते हो, पूरा बोरा होता है, उसमें से मम्मी वगैरह ऐसी लेती हैं, थोड़े से चावल देखकर उसकी क्वालिटी का पता लगा लेते हैं, उसकी चीजों का पता लगा लेते हैं कि ये किस तरह का है। आप ये समझिए, इसी तरह से हम लोगों की जो आपकी थीसिस लिखी जाती है, जो आपका सर्वे वर्क होता है, वो भी इसी तरह का होता है। आपने एक लिमिटेशन दे दी, एक एरिया ले लिया, एक उम्र को एक मतलब सीमा ले ली कि इस उम्र की, और कंपेयरिंग बहुत बेटर होती है। क्यों होती है? अब दूरदर्शन का महिलाओं पर प्रभाव, कानपुर नगर की महिलाओं पर दूरदर्शन का प्रभाव। तो अब महिलाएं क्या होती है, देखो बेटा, अनुदशा हमारी चेंज होती है, शिक्षा करती है। ठीक, तो अगर हम पढ़ते लिखते हैं तो हम चेंज होते हैं, होते कि नहीं? तो अगर हम सेम चीज को लेके चल, देखिए शिक्षा आपका क्या करती है, आपके व्यवहार को परिवर्तित करती है, क्या कहते हैं, मतलब वेशभूषा को प्रभावित करती है, बोल चाल को प्रभावित करती है, और पसंद नापसंद को भी प्रभावित करती है। अब एक बच्चा छोटा सा कार्टून देख के बहुत खुश होता है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो, तो आप कार्टून देखोगे? क्यों? आप कोई ऐसी चीजों को देखना प्रेफर करोगे जिससे आपको कुछ ज्ञान मिलता है, कुछ नॉलेज मिलता है, कोई नई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई मतलब सूचना, आप उसको देखना ज्यादा पसंद करोगे। तो ये क्या करोगे फिर आप, अब आपका क्या हो जाएगा, टॉपिक ये चीज हो जाएगा। तो अब आपने, ये मेरा टॉपिक है, और आप क्या करोगे, आपने एक टॉपिक लिया है कानपुर नगर की शिक्षित महिलाओं पर दूरदर्शन का प्रभाव। अब ये राइट टॉपिक हुआ, बिल्कुल एकदम सही। ठीक है, क्या कि कानपुर नगर में जो शिक्षित महिलाएं हैं, वो जो टीवी देखती है, उस पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, अब देखिए कंपेयरिंग स्टडी होगी यहाँ पर, पूरा कैसे होगी, जो अशिक्षित है, हेलो बेटा, हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस मैम, आ रही है। हाँ हाँ, चलो, तो अब तुम समझ गए ना, कंपेयरिंग स्टडी होगी क्या, जो महिलाएं टीवी देख रही हैं, उनमें से जो शिक्षित हैं वो क्या सीख रही हैं, या उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और जो अशिक्षित हैं वो क्या सीख रही हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बात समझ गए? तो ये आपका एक बेस्ट टॉपिक हो सकता है। चलिए, समझ गए? अब हमारा टॉपिक देख लिया आपने, अब नेक्स्ट हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव। हाँ, अब देखो बेटा, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरे 4 ऑब्जेक्टिव थे, और जो भी टॉपिक था, जो भी आप लेते हो, समस्या लेते हो, जो विषय लेते हो, उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उद्देश्य, है ना। तो देखिए उद्देश्य क्या होता है, अब हमारे उद्देश्य ये थे, टू स्टडी द सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ रूरल वुमन अंडर स्टडी, मतलब सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड ग्रामीण महिलाओं का, उस पर स्टडी करना। क्यों सामाजिक आर्थिक स्थिति? बेटा देखो, गांव में क्या होता है कि थोड़ा सा सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी पुरुष काम करते हैं, पुरुष का काम होता है धन कमाना, और महिलाओं का होता है, मेन सेट है दिमाग, ये माइंड सेट है कि उनका क्या, उनको घर का देखभाल करना। अब एक बात समझो, आर्थिक रूप से उनका कुछ हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन वो क्या करती हैं, वो पार्ट टाइम क्या मतलब घर के कामों के बाद जो उनका टाइम बचा, ये नहीं कि वो किसी के यहाँ नौकरी करती हैं, नहीं, वो अपने ही खेतों में अपने पति का हाथ बटाती हैं, अपने बच्चों की मदद करती हैं,
कुछ खरपतवार को साफ करना, और भी जो खेती बाड़ी में जो चीजें होती हैं, है ना, जो वहाँ की फसल वगैरह होती है उसको थोड़ा साफ, मतलब ये सब करती है, कुछ ना कुछ वो करती हैं। भाई खाना लेके जा रही है हस्बैंड के लिए या गाँव पे जा रही है, तो वो बहुत बहुत मदद हर रूप से वहाँ पर मदद करती हैं। उसके अलावा क्या होता है, समाज में क्या होता है, महिला पुरुष बराबर नहीं है, पुरुष को क्या है ये काम करना है, महिला को क्या है घर संभाल करना है। तो घर में वो पुरुषों से ज्यादा मेहनत करती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, घर को मैनेज करती हैं, खाना बनाती हैं। उनका जो पूरा आप देखोगे ना, जो बोलते हैं ना मतलब मनी सॉरी टाइम मैनेजमेंट जो होता है, कि 24 घंटे का टाइम होता है, उसको किस प्रकार मैनेज करें, तो सबसे ज्यादा श्रम करती हैं वो, सबसे ज्यादा मेहनत करती हैं। लेकिन क्या होता है उसके बदले उनका उनको मिलता क्या है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है कि आपका तो ये फर्ज, मतलब आपका तो ये काम ही है, आपको तो करना है। तो हमको उसके बारे में हमको अध्ययन करना था कि कितना उन्होंने किस तरह से काम किया और कैसी उनकी चेंजेस, मतलब जो काम वो कर रही हैं वो कितना उनका मेहनत वाला काम है, मतलब उनका बैकग्राउंड पूरा देखना, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो भी थी उसके पे एक अध्ययन करना था। ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। दूसरा था सेकंड, टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ नॉलेज, sorry, change in knowledge and skill of rural women in selected home science practices imparted through institutions of कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक, तो ये दो हो गए हमारे। उसके अलावा दो और हमारे ऑब्जेक्ट ये देख लीजिए, टू स्टडी द ओपिनियन ऑफ रूरल वुमेन टुवर्ड्स मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, और एक लास्ट था टू फाइंड आउट द मेजर प्रॉब्लम experienced by rural women in utilizing the training inputs and suggestions to upon, मतलब फाइंड आउट करना, जो मतलब जो ट्रेनिंग देते वक्त जो भी समस्याएं जो महसूस करती है, जो झेलती हैं, वो उनको किस प्रकार से हम मतलब बता सकते हैं और कैसे कैसे उनको सजेशन देकर के उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने अपनी स्टडी के लिए लिए। अब देखो बच्चों, अब अगर हम इसी की बात करते हैं, दूरदर्शन का महिलाओं पे प्रभाव, जो कि आपके लिए हम बता रहे हैं, आपके लिए हम तैयार कर रहे हैं, उसमें देखिए अब क्या है। अब आपने उद्देश्य, एक आपका टॉपिक आपके पास सेलेक्ट हो चुका है। अब देखो, उसके बाद तुम उद्देश्य जो कैसे ले सकते हो, सबसे पहले तो तुम एक ये उद्देश्य लिख सकते हो कि जो महिलाएं, यानी कि जो शिक्षित महिलाएं कानपुर नगर की हैं और जो टीवी देख रही हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना। तो सबसे पहले देखोगी सामाजिक आर्थिक शैक्षिक गुणों का अध्ययन करोगे। उनका सामाजिक आर्थिक शैक्षिक गुणों का मतलब क्या, कि समाज में किस तरह की है, भाई वो शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, आज का टाइम है आपके पास स्टडी का, कोई आप पुराने टाइम पे नहीं गए हो। आज ये समझ के चलिए, आज शिक्षा हर जगह है। सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा होती है। एक टाइम ऐसा था जब शिक्षा का प्रचलन नहीं था, तो वो उस टाइम क्या होता था कि लोग, मतलब बहुत उम्र के जो प्रौढ़ शिक्षा वगैरह थी, कि भाई बड़े लोग थे और उनको उस टाइम पढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन इस समय क्या है, बहुत टाइम से पूरा सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है और उसके अंतर्गत हर बच्चे को शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा के साथ साथ उनको खाना पीना भी सब प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आज का आपकी स्टडी आज के टाइम की है, नए टाइम की है, आधुनिक समय की है। तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, समाज में स्थिति अब आज के टाइम पे क्या है। आज महिला और पुरुष बराबर हैं। ऐसा नहीं होता कि मतलब हाँ ठीक है फिजिकली स्ट्रांग होते हैं पुरुष, बात सही है, लेकिन इस चीज को आप ये भी आप नहीं नकार सकते कि अगर पुरुष तो फिजिकली स्ट्रांग होता है तो मेंटली मतलब महिला ज्यादा पावरफुल है। हर प्रकार से वो सब कुछ कर सकती है जो पुरुष नहीं कर सकते। आप कितने मान लीजिए, अब हमें कहीं हमें चढ़ना है, ऊपर कूदना है, कहीं फानना है, तो ठीक है उसके लिए पुरुष की हमें जरूरत है कि काम कर। भाई देखिए दोनों की उपयोगिता है, ऐसा नहीं है कि हम पुरुष की उपयोगिता को हम नकारते हैं, वो हमारे लिए जरूरी है। भाई हम महिला पुरुष एक दूसरे का बिल्कुल एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता। लेकिन एक बात यहाँ अगर मतलब उसकी आती है कि क्या करना है या कैसे करना है, तो देखिए सामाजिक आर्थिक स्थिति, समाज में आज महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, आर्थिक रूप से भी संपन्न है, पैसा भी कमाती हैं और नौकरी पे भी हैं, और मतलब हर प्रकार से व्यवसाय भी कर रही है, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर, हर जगह आप महिलाओं को देख सकते हैं। आप उनका काम वगैरह भी मतलब पुरुषों से ज्यादा हो सकता है, उनको ज्यादा मिलता हो। ये सब चीजें आप देख सकते। और शैक्षिक गुणों में भी सेम चीजें हैं कि अच्छे से वेल क्वालिफाइड है, मतलब पढ़ लिख कर
मतलब हर प्रकार से वो संपन्न है, विकसित है। तो ये आप इन गुणों को लेकर चल सकते हैं। सबसे पहले क्यों लेकर चल सकते हैं? क्योंकि दूरदर्शन पर शिक्षित महिलाओं का प्रभाव, तो हम ये देख रहे हैं ना कि अगर वो कहीं इंगेज है, कहीं जॉब पे इंगेज है, तो उसके पास टाइम का क्या है स्थिति। अगर वो क्या करते हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट है, कहीं काम कर रही है, तो उसके पास टाइम जब बचेगा ना, भाई टीवी हम क्यों देखते हैं? टीवी हम अपने मनोरंजन के लिए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही हो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही हो, और आप क्या है आज के टाइम पे जुड़े हो, आप टच में हो हर चीज से, आप बिल्कुल अपडेट रहना चाहते हो कि हाँ दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है ना। तो ये एक चीज आप बताइए। अब अशिक्षित में आप मोस्टली देखोगे क्या कि वो कोई भगवान का सीरियल आ रहा है या कोई रामायण महाभारत चल रही है, तो उनको ये था नहीं 5 बजे आएगी, 5 बजे मुझे ये देखना है ना। लेकिन जो ट्रेंड होती है, जो पढ़ी लिखी होती है, उनके लिए ये सब नहीं होता ना। उनको ये कि हाँ न्यूज मुझे देखना है, और कभी कभी क्लिप नहीं देख पाए कोई बात नहीं, लेकिन हमें उन टाइम्स पे जरूर देखना है जब कुछ स्थितियां खराब हो रही हो या ऐसी कुछ चीजें हो हमारे समाज में आसपास, जब नहीं कुछ कोई केस हो गया हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हो, तो वो ज्यादा जागरूक रहती हैं पता करने के लिए ना। तो क्या होता है ऐसी स्थिति, वो टीवी देखती हैं। तो ये चीजें, तो हम पहला हमारा पॉइंट ये भी हो सकता है सामाजिक आर्थिक शैक्षिक गुणों का अध्ययन। दूसरा हो सकता है टीवी देखने की आदतों का। बहुत लोग होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, फिर भी उनको बीमारी होती है कि नहीं हमको 5 बजे से टीवी देखना ही है ना। आदतें, भाई हैबिट्स होती है ना, हैबिट्स के पीछे भी तो हम लोग, हमारा सब कुछ डिपेंड करता है। और नेक्स्ट आ गया टीवी देखकर मतलब जो नया ज्ञान हमको मिल रहा है, ठीक है, और वो जो ज्ञान हम ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है, उसको कुछ बनाना सिखाते हैं, उसको घर में सजाना, घर की चीजों को मतलब सुंदर बनाना, खुद भी अपना ड्रेसअप होना, बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं। तो उन सब चीजों को हम देखते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, उनको देखने के बाद हमारे जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन हम कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारे 4-5 ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। बात समझ रहे हो? ये इस सब चीजों को लेकर के हमारे उद्देश्य बनते हैं। अब उद्देश्य पर ही हमारी पूरी हमारी जो क्रिया होती है, जो हमारा जो स्टडी होती है, वो डिपेंड करती है। बात समझ रहे हो? अब क्योंकि हमारे जो क्वेश्चनर आगे जब बनेंगे, जो हमारी अनुसूच की प्रश्नावली जो हमारी बनेगी, वो भी हमारे ऑब्जेक्टिव से ही संबंधित होंगे। ऐसे क्वेश्चन हम बनाएंगे या तैयार करेंगे जो कि हमारे जो उद्देश्य हो उनको सार्थक करें या उनको पूरा करते हो, उनसे उनका मतलब ये उद्देश्य इनको पूरा करने वाले हमारे क्वेश्चन हो। अच्छा चलो ये हो गए। अब उसके बाद उद्देश्य हो गए। अब एक चीज और आता है, शोध का अभिप्राय क्या है आपका, मतलब शोध का क्या आपका जरूरत क्या है, नीड ऑफ जो रिसर्च आप जो करना, जो आपने टॉपिक लिया है उसकी क्या जरूरत क्या है। देखिए जरूरत ये है, सबसे पहले तो आप ये खुद कि जो भी देखता है टीवी, टीवी देख रहे हैं, टीवी में क्या होता है, टीवी में न्यूज आती है, टीवी में प्रोग्राम आते हैं, उन प्रोग्राम को देख करके हमारी मनोदशा में क्या प्रभाव पड़ता है। अगर वो सकारात्मक, कभी कभी आप ये देखिए कुछ टीवी सीरियल्स ऐसे होते हैं कि लोगों को नशा होता है कि नहीं वो देखो उसमें क्या हुआ था, तो उनके हस्बैंड कहाँ चले गए, तो महिलाएं रोती हैं, इतना इमोशनल हो जाती हैं जिसको रोती हैं, फिर वो जिज्ञासा उनके अंदर रहती है कि क्या हुआ। तो ये सब क्या है, ये हमें भावनात्मक रूप से ये हमको हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो प्रोग्राम है, जो टीवी में चीजें आती है, वो हमको क्या करते हैं, हमको भावनात्मक रूप से जोड़ लेते हैं। और इनका प्रभाव क्या पड़ता है, आप देखिए क्राइम पेट्रोल वगैरह आप टीवी देखते हो, क्राइम पेट्रोल आता है, इस तरह के बहुत सारे आते हैं। उसमें क्या होता है, दिखाते हैं पूरा, पहले क्राइम दिखाएंगे, उसके बाद क्या बोलते हैं कि ये अगर उसने ये गलती ना की होती तो शायद मतलब उसने एक गलती कर दी थी। आप क्या करते हो, आप उसको बता बता के कर रहे हो कि जो अपराधी दोबारा ये देखे तो वो जान जाए कि नहीं मुझे ये गलती नहीं करनी है ना। क्योंकि क्या होता है, हर व्यक्ति अपनी समझ, अपनी योग्यता के अनुसार पे चीजों को ग्रहण करता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हमारे ऐसे होने चाहिए जो कि हमारे पूरी स्टडी को हमारी जुड़ी हो, स्टडी हमारी उद्देश्यों से ही जुड़ी हो, ठीक। उसके बाद अब नेक्स्ट आता है आपका शोध की परिकल्पना, हाइपोथेसिस। वही आपको बताया था कि हम एक माइंड सेट कर लेते हैं, एक हमारी संकीर्ण हमारी चीज होती है कि नहीं क्या हमको वो परिकल्पना मतलब संभावित या जिसकी पुष्टि की जाए, मतलब हाइपोथेसिस मींस जो आपकी परिकल्पना होती है उसको बोलते हैं हाइपो प्लस थीसिस, HYPO, हाइपो प्लस थीसिस होती है THESIS, ठीक है। तो ये दो होती है हाइपो प्लस थीसिस। हाइपो का मतलब होता है जिसकी पुष्टि की, संभावित मतलब कुछ ऐसा संभावित या जिसकी पुष्टि की जाए, और आपका थीसिस क्या होता है,
थीसिस का मतलब होता है समस्या के समाधान का कथन, ठीक है, इसको बोलते हैं। और सबको मिला के बोलेंगे वह संभावित कथन जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, उसको हम कर लेते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब कुछ भी होता है, अब तुम ये एक टॉपिक है महिलाओं पर प्रभाव, तो तुम तुरंत क्या बोलोगे, हाँ ये टीवी देखेंगी, सीरियल देखेंगी, फिर उसके हिसाब से क्या होगा, हमें ऐसा ब्लाउज बनाना, हमको ऐसी साड़ी पहननी, हमको ऐसी मैचिंग की ज्वेलरी लेनी, हमको ऐसा पर्स लेना। एक कोई ना कोई बोलते ना कि कोई बीमारी आती है, डायग्नोस होती है, तुरंत हमारे मन में एक रिजल्ट उसका बनने लगता है। तो जो टीवी होता है, टीवी में क्या यही नहीं होता कि हमें ऐसी मैचिंग करनी, नहीं, टीवी में ऐसे बहुत से प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, बेस्ट मटेरियल से तरह तरह की चीजें बनानी जिसको आप घर में अच्छा कर सकते हो, पुरानी चीजों को हम किस प्रकार से रीयूज कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग, हमारी जैसी स्थिति होती है, आज मेरा बहुत मन है, खुश है, तो हम गाने सुन सकते हैं, हमारा बहुत अच्छा लग रहा है, हम मूवी देख सकते हैं, कोई सीरियल देख सकते हैं, है ना। तो ये सब सारी चीजें क्या होती हैं, हमारे सोच पर निर्भर करती हैं। तो हाइपोथेसिस के बाद बेटा अब हम क्या करेंगे, परिकल्पना। एक समझ लो, अगर सकारात्मक है तो वो तो अच्छी चीज है, उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा, और नकारात्मक होती है अगर, तो समझ में आ रही है आपको, नकारात्मक हो सकती है, तो आपको क्या करना है, उसके रोकने का प्रयास करना है, या ऐसे कार्य मतलब देने हैं जिनसे वो रुके, या रुकने से पहले क्या करोगे, मतलब कुछ सुझाव दोगे जिससे वो आगे ना बढ़े, ठीक है, हाइपोथेसिस। अब उसके बाद अब देखिए, अब साहित्य संकलन आप समझ गए, साहित्य संकलन क्या होता है, ये जो आपका टॉपिक था कानपुर नगर की महिलाओं में दूरदर्शन का प्रभाव, तो इसलिए किस किस लोगों ने इस विषय पर किया, हमने बढ़ाया नहीं है, एक सेकंड, इंट्रोडक्शन आ गया, बढ़ा दो, कोई मतलब नहीं, जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी, ठीक है, हाँ देखो, अब हम तो आगे थोड़ा चल गए थे। अब देखो बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी, ये जो हम आपको बता रहे थे, मेरी थीसिस के उद्देश्य थे, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी आया था, बता दो। इंट्रोडक्शन जब लिखते हैं यानी कि प्रस्तावना या भूमिका, ये क्या होता है कि आप थोड़ा सा लिखेंगे, क्योंकि अभी आप सिनॉप्सिस तैयार कर रहे हैं, तो पूरा जो सार हो, यानी कि जैसे मेरा था कृषि विज्ञान केंद्र और महिलाएं, कृषि विज्ञान केंद्र पे दी जाने वाली ट्रेनिंग और यूजली महिलाएं, तो ये दो चीजें थी मेरे पास। अब उसमें से संबंधित कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि भाई देखो, इंट्रोडक्शन प्रस्तावना में क्या लिख सकते हो, तुम क्या लिख सकते हो, ये देखो कि अब तुम्हारा है कानपुर नगर की महिलाओं पर दूरदर्शन का प्रभाव, शिक्षित महिलाओं पर, तो तुम ये लिख सकते हो ना कि शिक्षित महिलाएं क्या होती है, वो सारा भाई आज के समाज में पुरुष और महिला सारे बराबरी हैं, पुरुष जो काम करते हैं वो महिला भी कर सकती है, महिलाएं क्या करती हैं, वो शिक्षित है, बच्चों की प्रॉपर तरीके से देखभाल करती हैं, घर का भी काम करती हैं, प्लस ऑफिस में भी अपना योगदान देती है। इसके अलावा समाज की जितनी भी गतिविधियां होती है बाहर, उसमें भी अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। इस साइड से कुछ थोड़ा बहुत तुम बढ़ा सकते हो, ठीक है, ये सारा का सारा हमारा वही है इंट्रोडक्शन, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से आप भी लिख सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में आपको यही लिखना है कि क्या होता है दूरदर्शन, क्या होता है महिलाएं, क्या होती है दूरदर्शन, किस तरह के प्रोग्राम आते हैं, और वो थोड़ा सा बस पूरा एक सार आप थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन में दे सकते हो, है ना। जस्टिफिकेशन, किस प्रकार से आपकी स्टडी जो है वो जस्टिफाई करते हो आप, है ना। तो देखिए बस वही कि जो समाज मतलब जो हमारा तो एग्रीकल्चर हो गया, क्योंकि हमारा क्या था फतेहपुर हमारा जो हमने टॉपिक लिया था, तो क्या होता है कि हमारे गांव का जो मेन चीज होता है काम, वो होता है कृषि। और कृषि में क्या होता है, ऐसा नहीं कि कृषि का कार्य केवल पुरुष करते हैं, कृषि का कार्य महिला भी करती है। महिला वहां पर थोड़े बहुत प्रकार से सहयोग देती हैं होने वाले, और इस प्रकार से वो क्या करती हैं, एक तरह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक में मतलब जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें भाग तो ले ही रही है ना, क्योंकि हस्बैंड का मदद कर रही है, अपने बच्चों की मदद कर रही है, वहाँ के जो पशु हैं उनका भी दूध वगैरह दूह रही हैं और दूध सेल कर रही हैं, कहीं ना कहीं से वो मतलब एग्रीकल्चर में वो भाग लेती हैं। लेकिन क्या होता है, और रोल उनका क्या होता है, अच्छा नहीं होता है, मतलब वो मतलब उनको यही है कि ठीक है और ये वो, है ना। तो हमें ये जस्टिफाई करना है कि सिर्फ और सिर्फ
ही नहीं अर्थव्यवस्था में भाग लेते, महिला भी लेती हैं। अगर उनको ट्रेनिंग देकर इस फील्ड में, जैसे वो किसी भी काम में उस समय क्या होता था, शिक्षा नहीं थी, तो अगर वो शिक्षित नहीं है, लेकिन क्या होता है कृषि विज्ञान केंद्र में तरह तरह की जानकारियां दी जाती है कि वो किस तरह से अपने आप को, अपने जीवन को बेहतर कर सकती हैं। ठीक, आज आप लोग पढ़े लिखे हो, सब आप जानते हो कि बच्चों को किस प्रकार से आप पालन पोषण कर सकते हो, आप खुद स्वस्थ कैसे रख सकते हो, अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रख सकते हो, सारी चीजों के बारे में, कैसे अर्थव्यवस्था अपनी अच्छी रख सकते हो। लेकिन उस समय तो ऐसा होता नहीं था ना। तो मेन बात ये है कि अगर उनको उससे संबंधित कोई ट्रेनिंग दी जाए, कोई जानकारी दी जाए, तो वो अपने कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकती हैं। और क्या होगा, टाइम भी उनका बचेगा, प्लस वो अपना उपयोग करेंगे उस टाइम को कहीं और के लिए, है ना। तो हम जस्टिफाई कर, अच्छा हाँ, चलो नेक्स्ट आपका भी हम यहाँ आ गए कि आपका शोध की विधि जो हमारा, देखिए ये है रिसर्च मेथोलॉजी। तो रिसर्च मेथोलॉजी में हमने क्या लिया है, देखिए ये हमारा है लोकेशन ऑफ द स्टडी, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया, सिलेक्शन ऑफ आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था हमारा, ब्लॉक कौन सा था, विलेज कौन सा था। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से बांटते हैं कि हमारा क्या है कि आंकड़ों का, जैसे कि ये आपका है स्टडी हमारी जो थी वो हमारी है फतेहपुर। हमने एक मतलब जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है फतेहपुर में, वो चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर के यहाँ से चलता है। हमारा जो कानपुर में पत्थर कॉलेज के नाम से आप जानते हो, ये से चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसी का है ये आपका फतेहपुर में कृषि विज्ञान केंद्र, जहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र, जहाँ कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां गांव के लोगों को दी जाती है। वहीं पर बहुत सारी ट्रेनिंग जो होती है वो ग्रामीण महिलाओं को दी जाती है, जिससे वो अपना मतलब स्तर, अपने रहन सहन का स्तर को और अच्छा कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमने क्या किया, मेरा जो था फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट था, हमारी एरिया जो थी वो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट था, और वो किसके अंतर्गत आता है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, और उसके अंतर्गत क्या होता है बेटा, अब उसके अंदर हमें एरिया लेना होता है। हमने आपसे क्या बोला कि जैसे आपने बोला दूरदर्शन का महिलाओं पर प्रभाव, तो दूरदर्शन तो बहुत बड़ा, मतलब महिलाएं तो बहुत हर जगह महिलाएं रहती हैं, आपको दुनिया में मिलेंगी, लेकिन बेहतर स्टडी करने के लिए हम एक एरिया ले लेते हैं ना, कि हमको इस जगह का एरिया करना है। तो हमने क्या किया, हमने फतेहपुर लिया। फतेहपुर भी बहुत बड़ा एरिया था, मतलब बहुत बड़ा है, वहां पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो हमने उसमें से क्या किया, हमने एक डिस्ट्रिक्ट लिया आपका अपना मतलब करने के लिए, इसका एक सॉरी डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट तो फतेहपुर था। हमने एक ब्लॉक लिया, कौन सा ब्लॉक, हसवा ब्लॉक लिया। हसवा ब्लॉक, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, तो उसमें से एक हमने ब्लॉक लिया, वो हमारा था हसवा ब्लॉक, जो कि फतेहपुर में है। और उस ब्लॉक में से हमने क्या किया, हमें विलेज लेने थे। जैसे हमने आपसे क्या कहा कि बहुत महिलाएं हर जगह रहती हैं, अगर आप ऐसे करेंगे तो अनलिमिटेड हो जाएगा आपका। तो आप क्या करोगे, आपने किदवई नगर लिया, मान लीजिए कानपुर आप लेते हो, तो कानपुर क्या हो गया आपका, कानपुर आपका एरिया हो गया जो आपने मतलब रिसर्च एरिया लिया। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट क्या ले रहे हो, डिस्ट्रिक्ट सॉरी क्या बोल रहे हैं, तो आपने कानपुर ले लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, ब्लॉक कोई लोगे, ब्लॉक कौन सा हो गया हमारा, किदवई नगर हो गया। किदवई नगर लेने के बाद क्या करोगे, सिलेक्शन ऑफ विलेज। क्यों विलेज, क्योंकि हमारा क्या था, हमारा गांव का था। तो आप क्या करोगे, वहां पर छोटी छोटी एरियाज हैं, है ना, तो उनको क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। तो वहां आप क्या करोगे, विलेज की जगह आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो आप ब्लॉक में जैसे किसी ने कोई ब्लॉक ले लिया, किसी ने कोई ब्लॉक ले लिया, है ना, तो इस तरह से आप इसको डिवाइड कर लोगे। जनपद का चयन कर लिया आपने, है ना, सबसे पहले जनपद मतलब एरिया कौन सी ली, उसके बाद ब्लॉक कौन सा लिया, ब्लॉक मतलब होता है विकास खंड, कौन सा आपका विकास खंड के अंतर्गत ब्लॉक है। गांव का चयन, गांव बहुत सारे होते हैं, और कौन कौन से गांव उसमें से लिया, ठीक। और उसके बाद होता है आपका सिलेक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट्स, मतलब होता है रिस्पोंडेंट्स मीन्स होता है भागीदार, कितने सेलेक्ट आपने, कितने सेलेक्ट किए, कितने भागीदारों को सेलेक्ट किया। तो आपने क्या किया, देखिए मैंने अभी आपसे कहा था 5-5 आपने एरिया वाइज ले लिए। देखिए मेरा क्या था, मेरे 10 ब्लॉक 10 गांव थे मेरे, तो मतलब हमारे जो हसवा ब्लॉक था उसके अंतर्गत हमारे 10 गांव थे। हमने जो लिए बहुत सारे गांव थे, मगर हमने जो रेंडमली लिए वो 10 थे, और 10 में से हमने क्या किया, 8-8 महिलाओं को दे दिया, ठीक।
अब आप क्या कर रहे हो, आप क्या करोगे, हम एक केस आपको बता रहे हैं कि आप क्या करोगे। आप मान लीजिए 5-5 महिलाओं को ले लेते हो या 10-10 महिलाओं को ले लेते हो। तो 10 अगर आप लेते हो, 5 में से 10 हो गया, तो 50 आपकी कौन हो गई, रिस्पॉन्डेंट्स या भागीदार हो गए। देखिए, ये रिस्पॉन्डेंट या भागीदार का मतलब वो होता है जो आपने जिस स्टडी को लिया है, महिलाओं को लिया है। अब इसमें पुरुष को भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको महिलाओं को ही लेना है, पुरुष को भी ले सकते हो, बच्चों को भी ले सकते हो। अब ये क्वेश्चन आपको बताएंगे, आप इनसे क्वेश्चन पूछोगे तो ये आपको आंसर बताएंगे, और उसके मतलब व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व मापन की विधियां होती है ना, कि आप पर्सनालिटी को कैसे मापन करोगी। तो हम क्या करेंगे, हमने प्रश्नावली और अनुसूची के माध्यम से पर्सनल या साक्षात्कार विधि के द्वारा हम ये आगे क्रिया को बढ़ाएंगे। तो सिलेक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट्स आपका हो गया, आपने जितने भागीदारों को चयन किया, तो हमने किया था 8, आप कितना कर रहे हो, आप मान लीजिए सबसे 5 एरिया है और 10-10 लोगों 10-10 महिला को ले रहे हो, तो 5 से 10 ली तो कितना हो गई बेटा, 50। ठीक है, इस तरह से हम बताते भी चल रहे हैं आपको। तो उसके बाद आप फिर क्या करोगे, हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, वेरिएबल सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखिए, अब ट्रेनिंग प्रोग्राम में तुम ये भी कर सकते हो कि या तो तुम भाई देखो टेलीविजन में बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, अब उसको भी तुम थोड़ा सा बांट लो। क्या बांट लो, मान कृषि से रिलेटेड प्रोग्राम या मनोरंजन से रिलेटेड प्रोग्राम, है ना, या कुछ चीजें बनाना सिखाना, है ना, या जैसे डेली भविष्यवाणी होती नहीं होती है, जो एस्ट्रोलॉजी होती है, उससे इसको भी तुम बांट सकते हो। इस तरह से तुम ये देख सकते हो कि जैसे तुमने 4 कोई ट्रेनिंग चूज कर ली, ठीक है, उसमें से मान लो तुमने देख लिया एक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आ गया, एक कोई कुकिंग वुकिंग आ गया, नहीं महिलाएं वो देखती कि खाने की रेसिपी क्या है, दूसरा ये ले लिया, तीसरा तुम एक कोई ले सकते हो मनोरंजन की, जैसे कोई गाना हो, सॉन्ग हो गए या कोई मूवी हो गई, है ना, ये कौन कौन देखता है, ये तीसरा हो गया। चौथा इसमें से कोई और भी ले लो कि जैसे शॉपिंग वगैरह दिखाया जाता है कि आप ये सामान खरीदिए तो ये मिलेगा, इस टाइप से कोई तुम 3 या 4 टाइप के कोई तुम प्रोग्राम भी सेट कर सकते हो, है ना, कि इसमें से तुम ये देखोगे कि जो मेरे पास 10-10 औरतें हैं, जो 10 वोमेन ली हैं हमने, उनमें से एस्ट्रोलॉजी कौन देखता है, राशिफल, दूसरा शॉपिंग वाला कौन देखता है, तीसरा मान लीजिए वो जो आपका गाने संगीत गीत संगीत आता है वो कौन, चित्रहार वगैरह वो कौन देखता है, और चौथा मान लीजिए ये आ गया कि वो खाना बनाने की विधियां और घर को सजाने की चीजें, इनमें से इस टाइप के कौन कौन से प्रोग्राम देखता है। तो देखिए, आपने अब कितना दायरा सीमित कर दिया। अब समझ रहे हो ना कि दूरदर्शन में आने वाले ये प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, लेकिन आपने वो लिमिटेशंस लगा दी कि ये प्रोग्राम, और उसमें हमारी कितनी है, 10-10 महिलाएं हैं, 5 एरिया में हमें जाना है। ठीक, अब ये सारी चीजें तो आपकी आ गई, है ना, और टूल्स और जो आपकी इंक्वायरी, टूल्स ऑफ इंक्वायरी ये जो है, और टेक्निक कौन कौन से आप उपकरण इसमें यूज करोगे अपनी ये जो पूरी ट्रेनिंग है, समझ रहे हो। इतने सीमित प्रोग्राम, इतनी महिलाएं, ये एरिया, ये हमारे एरिया के ब्लॉक, और हमको उसमें इतने घरों में जाना है, मतलब इतनी महिलाओं से मिलना है और उनकी राय लेनी है। तो हम टूल्स कौन कौन से देखें, टूल्स और टेक्निक्स का मतलब होता है जो आप टूल्स लगाओगे। देखिए, टेस्ट होते हैं इसमें, टी टेस्ट होता है आपका, स्काई टेस्ट होता है ना, कोरिलेशन, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, औसत या मीन भी निकल जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्टडी आगे किस तरह से है। ठीक, ये जो चीजें होती है ना, ये आप आगे अभी आप आगे पढ़ोगे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब होता है, देखो बेटा, कि किस प्रकार से, कौन सी टेक्निक के माध्यम से, कौन से टूल के माध्यम से, कौन से टेस्ट आप निकालोगे जिससे आप अपना रिजल्ट दे सको। ये सारी चीजें भी आती हैं। देखिए, आप स्वयं भी कर सकते हैं क्योंकि आप सब रिसर्च पढ़े हुए हैं, और जहां अगर कहीं फंसोगे तो मेरे से कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हो, और अभी हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों की ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दें। करते करते हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टूल्स होते हैं, इनको किस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे। देखिए, आप भी स्वयं कर सकते हो मैनुअल, और अगर आप नहीं भी कर सकते हो तो देखो, साफ सी बात है, सॉफ्टवेयर मतलब स्टैटिस्टिकल जो ये एनालिसिस होती है, बहुत से एक्सपर्ट होते हैं वो भी करते हैं, मतलब ये आपका सॉफ्टवेयर भी होता है, उसके माध्यम से भी आपकी क्रिया हो जाती है। लेकिन ये नहीं कि अब मतलब कोई सोचे कि मुझे आता नहीं, मैं नहीं कर सकती, तो मैनुअल और सब होता है, मशीनों के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, और आप स्वयं भी इसको
कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है और बहुत आसानी से ये हो जाता है। ठीक है, पहले थोड़ा सा निकाल के देखिए, फिर आप बड़े स्तर पे देखिए, तब हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। ठीक, नेक्स्ट अभी आगे आगे अब चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। हाँ, अब देखो, तो तुमने सब चीजें समझ ली, अब उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। अब ये देखो कि सिलेक्शन ऑफ विलेज, हमने कौन कौन से विलेज लिए, हमने आपसे बोला था हसुआ ब्लॉक था जिसमें 167 विलेज होते हैं। हर जगह ऐसे ही होता है, जो ब्लॉक होते हैं उसके अंतर्गत गांव आते हैं और गांव कई होते हैं। तो हम यहाँ पर 167 विलेज थे हम जहाँ पर की कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम थे चलाए जा रहे थे। लेकिन हमने क्या किया, उन्हीं ट्रेनिंग एरिया में जहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जा रहे थे वहां से रेंडमली केवल 10 विलेज हमने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, और रिस्पॉन्डेंस का वही मतलब है कि कितने लोग जो पार्टिसिपेंट आपके कितने थे वो आपके किए। तो हमारे जो टोटल रिस्पॉन्डेंस थे वो थे 150, जिसमें मेरा था 75 वो जो वहां पर ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र में ले रहे थे और उनमें क्या चेंजेस आए, और दूसरे 75 कौन थे, वो ऐसे थे जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। ठीक, कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली लेकिन उनको बेसिक चीजों का ज्ञान था और वो मतलब कुछ कुछ को था कुछ कुछ को नहीं था। देखिए, जब आप प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर कोई ज्ञान लेते हो तो आप तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे ना, क्योंकि आपको सब पता होगा। नहीं 100% तो 90% आपको चीजें पता होंगी। लेकिन जब आप नहीं जाते हो तो क्या होगा, फिर आपको वही चीजें पता होंगी जो किसी के माध्यम से पता चल गई, वो सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, उसका कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, देखिए अब ये देखिए कि मतलब ये हो गया आपका सिलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्डेंट, टूल्स ऑफ टेक्निक। टूल्स ऑफ टेक्निक का मतलब वही अभी हम आपसे बताया जो जो आप लोगे। तो हमारा क्या था, हमारा था टूल्स लाइक शेड्यूल्स एंड स्केल्स। देखिए, जो हमारी जो स्टडी थी उसमें हमने क्या किया, हमने डेटा कलेक्शन किया पर्सनली इंटरव्यू के माध्यम से, है ना, क्वेश्चनर बनवाए थे, प्रश्नावली तैयार कराई थी। प्रश्नावली जो होती है वो भी हम दिखाते कैसे बनती है, वो भी आपको बताते हैं कैसे बनती है। क्यों प्रश्नावली, प्रश्नावली आप सब पढ़े हो। प्रश्नावली क्या होता है, प्रश्नों का समूह जिसमें कई प्रश्न होते हैं जो एक के बाद एक प्रश्नकर्ता उत्तरदाता से पूछता जाता है और उत्तरदाता उसका आंसर देता जाता है। ठीक है, तो पर्सनली मतलब खुद जा कर करके, तो इसीलिए वो विश्वसनीय होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें आप स्वयं की आपकी क्रिया होती है, आप स्वयं जाते हैं और स्वयं वहां की महिलाओं से पूछते हैं, है ना, क्वेश्चन जो आपको वो अच्छा बुरा कुछ भी समझ के आपको आंसर देती जाती हैं। ये तो मेरा जो मतलब जो हमारा मेन उपकरण था वो था हमारा क्वेश्चनायर, जो कि हमने फिर मतलब लोगों से, वहाँ की जो महिलाएं थी, और ये एक अच्छा मतलब एक विश्वसनीय उपकरण होता है। अगर आप ये आपको ये टॉपिक बताया है तो आप इस टॉपिक पे क्या कर सकते हो, आप इस टॉपिक पे आप प्रश्नावली तैयार कर सकते हो। ठीक, आप प्रश्नावली तैयार कर सकते हो और वो प्रश्नावली आपकी कितनी होगी, 50 आपको लेना है वो जो देखती हैं, 50 आपको वो लेना है जो टीवी नहीं देखती हैं। ठीक, अब एक बात समझिए, आप इससे कम भी कर सकते हो संख्या, इससे ज्यादा भी कर सकते हो। अगर प्रोजेक्ट के रूप में करना है बहुत हल्का सा तो आप 25 भी कर सकते हो। 25 वो महिलाएं जो ट्रेनिंग लेती हैं, 25 वो महिलाएं जो ट्रेनिंग नहीं लेती या टीवी नहीं देखती, टीवी की बात कर रहे थे, ठीक है, टेलीविजन नहीं देखती। इस तरह से क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चनायर बनवा सकते हो। अच्छा, अब क्वेश्चनायर का समझ आया विषय कि क्वेश्चनायर क्या होता है और किस तरह से करते हैं। देखो बेटा, तो क्वेश्चनायर भरवाने के सॉरी क्वेश्चन उसमें ऐसे लिए जाएंगे, ऐसे आप क्वेश्चन उसको लोगे जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। कैसी जानकारी, सबसे पहले तो क्या होता है कि वो जो हाँ देखो, जो इंटरव्यू शेड्यूल होता है या जो क्वेश्चनायर या प्रश्नावली जिसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत क्या करते हैं, क्या शेयर कर दिया। तो देखो बेटा, उसमें क्या होता है, इंटरव्यू शेड्यूल में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अब वो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखो सबसे पहले तो क्या होता है बेटा, ऊपर आप हेडिंग डालोगे इंटरव्यू शेड्यूल, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो पर्सनल होती हैं, जैसे कि आप पर्सनल प्रोफाइल होता है, आप समझिए क्या, नेम ऑफ रिस्पोंडेंट, मतलब कि जो आपका भागीदार है या जो जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका नाम, सिंपल से ऐसे भी लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो या लिख सकते हो नेम ऑफ रिस्पोंडेंट। ठीक,
नेम ऑफ फादर या हस्बैंड नेम, क्या कि उनके पिताजी और माताजी का नाम क्या है। ये पर्सनल प्रोफाइल है, जो उनकी पर्सनल जानकारियां होंगी। उसके बाद देखो एज, एज ऑफ रिस्पोंडेंट, उम्र क्या है। एजुकेशन, हमारा मतलब आपकी उम्र क्या, आपने क्या ली थी, 20 से 40 साल, शायद यही बताई थी बच्चों। है कोई सुन रहा है? Yes, ma'am. हाँ Yes, आप ma'am. लोगों को जो, हाँ देखिए ये तो मेरा टॉपिक था, हम दो चल रहे हैं पैरेलल में। एक अपनी चीजों को आपको शेयर करा रहे हैं, दूसरा आपको ये भी बता रहे हैं कि आप किस तरह से कर सकते हो, है ना। तो अभी आपको जब ये बोला था कि आप एज लिमिटेशन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 8 साल से लेकर 80 साल वो फीमेल में काउंट होगा। तो आपने क्या आपको बताया था, 20 से 40 साल बताया था। यस मैम। हाँ तो ठीक है, एज आप लिखोगे, एज ऑफ रिस्पोंडेंस आ जाएगा। फिर आपका क्या आएगा नेक्स्ट, आपका एजुकेशन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कि एक ही तरह के क्वेश्चन होंगे जो कि शिक्षित और अशिक्षित दोनों से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन अलग नहीं होंगे बेटा, अगर आपकी कंपेयरिंग स्टडी है तो वही क्वेश्चन आप उनसे भी पूछोगे जो शिक्षित हैं, और वही आप उन मतलब एक ही स्टैंड होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा ना। तो इसमें एजुकेशन ऑफ रिस्पोंडेंस आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, कास्ट आ जाएगी। फिर आपका रिलीजन आ जाएगा, कौन है, और कास्ट में मतलब कौन सी है। और रिलीजन या कास्ट मत भी लिखो, रिलीजन लिख लो, हिंदू मुस्लिम जो भी है ना। फिर आपका क्या आएगा, ऑक्यूपेशन आ जाएगा कि ऑक्यूपेशन मतलब क्या काम करते हैं। उसमें आपका आ जाएगा भाई सर्विस, बिजनेस या जो भी जिस तरह का भी होता है, हाउस वाइफ है या डेली बेस पे है, या किसी तरह का भी सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका क्या होगा, मैरिटल स्टेटस की जो मतलब है वो शादीशुदा है या मैरिड है या विडो है या डाइवोर्सी, ये 4 में से कोई मतलब एक बंदा एक ही बताएगा, उसको फिल करना होगा, ठीक है। तो ये पर्सनल प्रोफाइल में ये सब चीजें आ गई, नाम हो गया, फादर्स नेम, एज, एजुकेशन, कास्ट या रिलीजन हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, मैरिटल स्टेटस, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, फैमिली आपका प्रोफाइल आएगा। बस मतलब उस रिस्पॉन्ड फैमिली प्रोफाइल में क्या लिखोगे बेटा, सबसे बड़ी चीज टाइप ऑफ फैमिली, ज्वाइंट है या न्यूक्लियर है, ठीक। टाइप ऑफ फैमिली मतलब लिखने के बाद नीचे लिखोगे नंबर 1 ज्वाइंट या न्यूक्लियर। आप उसमें वो जब आंसर देगी ना तो आपको पेंसिल से क्या करना होगा, आपको टिक करना होगा। अपना नाम बताएगी तो आप उनको नाम भरना है, उसका फादर्स नेम भरना है, एज भरनी है। ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी इसके बाद आपको मास्टर प्लान भी बताऊंगी कि कैसे बनना है, ठीक। तो उसके बाद आप क्या करोगे, फैमिली प्रोफाइल हो गया। सोर्स ऑफ इनकम, क्या काम करके उनको पैसा मिल रहा है, फार्मिंग करते हैं कि नौकरी कर, सर्विस करते हैं कि बिजनेस करते हैं कि क्या करते हैं, ठीक। वो भी आप मेंशन करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि कोई भी चीज होती है आप समझिए उनके पास तभी होगा जब उनकी स्थिति बेटर होगी। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये भी चीजों को आपको देख के चलना है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं भाई जिनके पास पैसे नहीं होता है, तो फिर आप उनको कैसे आप ऐड ही नहीं कर पाओगे, आप अपना क्वेश्चन मतलब उनसे फिल ही नहीं करा पाओगे क्वेश्चन, ठीक। और उसके बाद क्या है, उनके घर में क्या क्या चीजें हैं ये भी आप तक है, वो तो टीवी आ गया। और व्हीकल्स में भी पूछोगे कि कार है, जीप है, स्कूटर है, साइकिल है, उनके पास कौन सा है व्हीकल, कौन सा चल है, ठीक। उसके बाद आप इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जैसे कि हम मेरा जैसे ये था, डू यू नो अबाउट द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन सेंटर विच प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द वुमेन रूरल एरिया। मतलब इस तरह की कि आप क्या जानते हो कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं गांव में, किस प्रकार के ट्रेनिंग उनके बारे में जानते हो। देखिए अशिक्षित और शिक्षित दोनों से एक ही तरह का पूछना है। तो आपको क्या करना है, आपको ये पूछना है कि टीवी में आने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी है या नहीं है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास टीवी भी होता है लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है, तो आप उसको भी तो मेंशन करोगे, तब आपको ये पता चलेगा कि इनको जानकारी नहीं है, तो देखेंगी क्या टीवी, ठीक। तो आप इस तरह से क्वेश्चन लिख सकते हो। और भी क्वेश्चन आप लिख सकते हो कि क्या कहते हैं कि वो जो आपने जो 4 आपने प्रोग्राम सेट किए थे, आपका जो एस्ट्रोलॉजी था, तो क्या आपको मतलब इन सब चीजों में आप विश्वास करते हो, क्या आपको ये जो टीवी में ये प्रोग्राम दिखाए जाते हैं इनमें से आप कौन सा प्रोग्राम देखते हो, कुछ देखते हैं, सम देखते हैं या पूरे पूरे देखते हैं। इस टाइप से आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाने पड़ेंगे जो कि आपके दूरदर्शन से रिलेटेड हो, जो कि आपके ऐसे हो पता चले कि हाँ ये महिला इस दूरदर्शन में आने वाले इन प्रोग्राम्स को देखती है
और देखने के बाद उनसे जो चीजें दिखाई जाती हैं उनको अपनी जिंदगी में उतारती है, अपने व्यक्तित्व में उतारती है। सब चीजों को आप इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस आप उसमें रखोगे और उनसे आंसर भी आप पूछोगे, ठीक है। अब देखो बेटा, मेरे में 5 ट्रेनिंग थी, जो मेरी स्टडी है 5 ट्रेनिंग थी। तो वो ट्रेनिंग कौन कौन सी है? एक मिनट। हाँ देखो बेटा, तो जो मेरी ट्रेनिंग थी वो हमारी थी, एक तो था वहाँ पर कि जहाँ पर बच्चों के बारे में, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जितनी भी जानकारियां दी जाती हैं। तो और दूसरी थी स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी, कि वहाँ की महिलाओं को स्टिचेस के बारे में क्या पता था, क्या नहीं पता था। हाँ, देखो, ये देखो बेटा, इस टाइप से टेबल बनती है। ये मतलब हमने जो विलेज लिए थे, जो हमारा ब्लॉक था हसवा, उसके अंतर्गत देखो हमारे जो विलेज थे, देख सकते हो ठरियाव था। इस तरह से आपकी जो टेबल बनती है वो भी आप लोगों को बनानी होगी, इस टाइप से टेबल। कौन कौन से आप एरिया ले रहे हो, तो वो एरिया में आपने नाम मेंशन कर दिए। मेरे 10 गांव थे, तो 10 गांव से किस प्रकार से, देखो हमने 8 लिया था ट्रेंड ठरियाव से, अनट्रेंड 8 ली थी, तो हमारी 16 हो गई। इस तरह से हमने धर्मदासपुर है, हमारा हसवा है, ये इस टाइप से हमने वो ये चीज मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी में कि हमने किस प्रकार कितने गांव से कितने कितने रिस्पोंडेंट्स लिए और कौन ऐसे थे जो वहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे और कौन ऐसे थे जो वहाँ ट्रेनिंग नहीं ले रहे थे, ठीक। इस प्रकार से बेटा कितने हो गए मेरे 150 हो गए, ठीक। आप इससे कम भी कर सकते हो, इससे ज्यादा भी कर सकते हो। आप देखो, चलो इससे ट्रेनिंग देखो बेटा क्या है। मेरी थी फूड एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। क्यों? क्योंकि गांव में क्या होता था, सब्जियां हैं, फल हैं, मतलब चीजें आती भी बहुत सारी थी, लेकिन उनका अच्छे से रख रखाव नहीं होता था, दवाइयां वगैरह की जानकारी नहीं थी, जिससे क्या होता वो नष्ट हो जाती थी। तो इसकी भी केवीके में जो थी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो हमने एक ये सेलेक्ट करी क्योंकि ये हमारे एक तो विषय से भी रिलेटेड थी ना। दूसरा था स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरीज, जो हमने मतलब सिलाई और कढ़ाई की ली थी। चाइल्ड केयर, क्योंकि क्या होता है यही बच्चे जो होते हैं आगे भविष्य होते हैं हम लोगों का, तो हम उनका स्वास्थ्य अच्छे से पोषण पाए, उनकी माँ ठीक रहे, है ना। और होने वाले बच्चों का जो पीरियड है उसमें भी हमारा थोड़ा ड्यूरेशन जो होता है उसमें भी हमारा गैप हो। ये सब इंटीरियर डेकोरेशन क्यों, क्योंकि बहुत से यहाँ ऐसी सी चीजें होती हैं, दुर्लभ होती हैं, जिनको लेकर उनको थोड़ा सा डेकोरेट करके अगर महिलाएं बाजार में बेचे तो उनको कुछ अच्छा मूल्य प्राप्त हो जाए, वो उसको अपने घरों को सजा सकती हैं, सेल कर सकती हैं, है ना। और ग्रेन स्टोरेज का भी वही मतलब, आपकी जो फसलें होती हैं उनको कैसे हम गाँव में क्या होता है परंपरागत तकनीक मतलब टेक्निक्स होती है ना पुरानी तरीके की, वही सब बना बना के, तो उससे क्या होती है उनकी कीड़े खा जाते हैं, खराब हो जाती हैं उनकी फसलें और उनको उसका लाभ भी प्राप्त नहीं होता, ठीक। तो टाइम ऑफ स्टडी बेटा ये तो खैर जून में किया था और 1 साल लगा, और टी टेस्ट किया, कोरिलेशन, ये सब काई स्क्वायर, ये सब टेस्ट इसमें लगाए थे भी, ये सब आप लोगों को भी बताते हैं, सब बता सकते हैं। अब ये ठीक है, मतलब हाँ देखो बेटा, अब जब तुम ये सब कर लोगे, तुम्हारे पास एक टॉपिक हो गया, एरिया भी हो गई, ऑब्जेक्टिव भी हो गए, सब चीजें हो गई। तो अब देखो फाइंडिंग एंड डिस्कशन, अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है तुम लोगों का। फाइंडिंग एंड डिस्कशन देखो कैसे करोगे। हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव वाइज, ठीक। हमारे 4 ऑब्जेक्टिव थे, आप लोगों ने स्क्रीन शेयर कर सके। सबसे पहला है सोशो इकोनॉमिक्स, है ना, बैकग्राउंड था उसमें। आप ये देखिए, अब सोशो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आया, आपका एज आया, एजुकेशन आया, कास्ट आया, ऑक्यूपेशन,
और सोशल पार्टिसिपेशन। बेटा देखो, हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बार डायग्राम द्वारा प्रेजेंटेशन करेंगे। अब देखो ये तुमने, अब इसमें पहली टेबल आई ये, अच्छा देख रहे हो टेबल 1 एज, सबसे पहला हमारा था एज वाइज हुआ था ना। तो अब इसको कैसे, तो ये देखो अब बेटा क्या होता है कि तुम ये जस्ट अ मिनट, हाँ सीरियल, ये देखो अब क्रम संख्या है 1 2 3 और ये एज और ट्रेंड अनट्रेंड और टोटल। अब समझते चलना, एज में 20 से 30 तुम्हें दिख रही है, 20 से 30, 30 से 40 और 40 और जो ऊपर है। ट्रेंड कितने हैं, 44 हैं और 25 हैं। अभी हम आपको एक चीज दिखाते हैं, पहले आप ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लो तो तुम समझ जाओगे कि इसे कैसे हमें। हेलो बेटा, हाँ बाबू, क्या मेरी मदद कर दो। क्या कर रहे हैं बाबू, मदद बताओ। कौन है, कोई बच्चा है। चलो अच्छा, चलो ठीक है। तो ये देखो आपको हम ये दिखाना चाह रहे हैं, जैसे आप ये देखो 20 से 30, 40 से 50, है ना। अब बेटा क्या होता है कि जो आपके क्वेश्चनायर बनते हैं, है ना, आप क्वेश्चनायर में आप क्या करोगे, मेरा क्वेश्चनायर हाँ बेटा जैसे जब तुम्हारे इंटरव्यू शेड्यूल होंगे, है ना, अब उसमें तुम क्या करोगे, तुमको मैंने बोला है कि एग्जाम्पल के लिए कि तुम 4 प्रकार के प्रोग्राम लोगे और वो 4 प्रकार के प्रोग्राम जो होते हैं, आप जब अपना इंटरव्यू बनाओगे, मतलब शेड्यूल बनाओगे, जो आपका क्वेश्चनायर होगा, तो उस क्वेश्चनायर में एक तुम्हारा आ गया एस्ट्रोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन, दूसरे हो गए तुम्हारे मान लो कुछ शॉपिंग से रिलेटेड। इस तरह के जो भी तुम अलग अलग प्रोग्राम बनाओगे, तो हर पन्ने में तुम्हारे मान लीजिए 5-5, 10-10 क्वेश्चन लेते हो, लेकिन वो क्या होगा कि 4 तो ये पेजेस हो गए तुम्हारे जिसमें अलग अलग प्रोग्राम से रिलेटेड अलग अलग तुम्हारे क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में सबसे पहले पेज में क्या होगा, आपका इंटरव्यू शेड्यूल, जिसमें पर्सनल प्रोफाइल और दूसरा क्या होगा आपका प्रोफाइल। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चनर कितने पन्ने का बना, ये आपका बना 5 पन्ने का। आपको हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक 5 पन्ने का। और ये प्रोग्राम 5 पन्ने का बनने के बाद अब इसको तुम कैसे वो करोगे, एनालाइज करोगे, ये देखो। जब तुम्हारा सारा कुछ बन गया तो तुम एक फाइनल मतलब उसमें क्या करोगे, मतलब एक ऊपर वाला जो पन्ना होगा, भाई आप क्वेश्चनर बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, क्योंकि हमको तो इसी से तो हम अपना डेटा निकालेंगे सारा। तो उसके लिए क्या करोगे, शॉर्ट नाम दोगे। शॉर्ट नाम कैसे, एस्ट्रोलॉजी है तो एस्ट्रोलॉजी ए करके कुछ लिख देना, दूसरा आपका शॉपिंग का है तो एस कर देना। तो जो पहला तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल होगा उस पे तुम पेन से क्या लिखोगे, देखिए नेम से कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए। फादर नेम, हस्बैंड से कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए। ठीक, आपके पास कितने हैं, 50 ट्रेनिंग वाले हैं और 50 आपके पास अनट्रेनिंग वाले हैं, या इससे कम मात्रा जितनी भी है। सारे क्वेश्चन एक साथ रखोगे और एक साथ ट्रेनिंग वाले अलग, अनट्रेंड वाले अलग। तो अब ट्रेनिंग वाले जो तुम्हारे पास हैं उनमें 4 ट्रेनिंग तुमने ली है, 4 में से तुम 2 भी कर सकते हो, जितनी तुम्हारी मर्जी हो। अब उसमें क्या करोगे, एस्ट्रोलॉजी ए। तो अब तुम्हें ये देखना है, अगर तुमने क्वेश्चन लिए हैं 10 क्वेश्चन तुम्हारे 10 हैं और उस 10 में से तुम क्या कर रहे हो, उस 10 में से यस या नो लिखा हुआ है। अब यस या नो से भाई पर्सनल वाली बात अलग रख रहे हैं, उसको तो हम ऐसे ग्राफ वाला भी तुम लोगों को भी हम बता दे रहे हैं कैसे करना है, आगे की चीज बता रहे हैं। तो उसमें क्या, पहला एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अगर उसमें तुमने 10 क्वेश्चन पूछे हैं, 10 क्वेश्चन लिए हैं, उनमें से तुम टोटल गिनोगे, क्या गिनोगे, यस गिनोगे, नो गिनोगे। अगर मान लो 5 नो है, ठीक है, और 5 यस हैं, ठीक, किसी ने आंसर दिया है, इमेजिन करो तुम पहले पन्ने में जहां पर्सनल प्रोफाइल है वहां पेंसिल से तुमने एस्ट्रोलॉजी लिखा, शॉपिंग लिखा और जो भी तुम्हारा कुकिंग से रिलेटेड लिख दिया कि
यस रनिंग है। अब उसमें क्या लिखोगे, ए वाले में यस कितने हैं, यस लिख दो, मान लो 9 दिए आंसर, तो तुम क्या लिखोगे 4/10। मतलब ये तुम्हें याद रखना है कि तुम सिर्फ क्या कर रहे हो, नो को काउंट कर रहे हो, यस को काउंट नहीं कर रहे हो। ठीक, नो को काउंट कर रहे हो। क्यों नो को काउंट कर रहे हो, क्योंकि जो लेडीज शिक्षित हैं, जो प्रॉपर टीवी देख रही हैं, आप क्या करोगे, उनमें से किसने किसने नो दिया आपको, वो आप उनको आपको कर रहे हो। तो नो किसने किया, 4 लोगों ने नो किया है, बाकी 10 क्यों, 10 क्या है, 4/10 का मतलब क्या होता है, 10 क्वेश्चन है और 10 में से क्या हुआ, 4 क्या किए, नो किए हैं। ठीक है, और उसी प्रकार शॉपिंग वाले में मान लीजिए 10 क्वेश्चन उसमें भी हैं और आपको 3 लोगों ने नो किया, तो आप क्या लिखोगे 3/10। ये आपको इसलिए हम बता रहे हैं, ये मतलब आप अपना कैसे उसको निकालोगे। ठीक है, उसके बाद सी वाला है आपका कुकिंग से रिलेटेड कुछ, तो उसमें क्या 2 ने नो किया, 2 नो है, बाकी 10 क्वेश्चन है, 10 में से 2 नो किया। इस तरह से आपके पास एक रफली एक डेटा आप बनाते चलोगे इसको, ताकि आपको जब आप आंसर करने बैठो या आप जब एनालाइज करने बैठो तो आपको बार बार पेजेस पलटने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, ये आप ये सारी मतलब जो आपका जो क्वेश्चनर आपका जो आपका तैयार हो जाता है, जिससे आप क्वेश्चन पूछ लेते हो, जो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इस तरह से आप उसको कर करके रखते जाओगे सारे क्वेश्चनर को, जितने भी आपने फिल कराए हैं लोगों से, महिलाओं से। ठीक, अब दूसरी चीज अब ये आती है बेटा, अब देखो इधर आओ, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, एज हो गया, ईयर हो गया, ट्रेंड हो गया, अनट्रेंड हो गया, सब देख रहे हो सामने। अब इसमें तुमको क्या करना है, देखो करना इसमें ये है बस सिंपल सी चीज कि आपने 20 से 30 साल की महिलाएं जो ली हैं, ठीक है, वो कितनी ट्रेंड है, कितनी अनट्रेंड है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसको किया। देखो इसमें परसेंटेज निकालते बेटा, परसेंटेज निकालना ऑलमोस्ट सबको आता है, नहीं आता तो चलो साथ साथ करते चलते हैं कि कैसे आप परसेंटेज इसको निकाल के आप आगे कर लोगे। 1 मिनट, देखो अब 20 से 30 है तो इन्होंने क्या लिखा, 44 लिखा है। 44 क्या वो गिन के आया है, वो भी अभी आपको बताएंगे क्वेश्चनर से कैसे गिन के आया है ना। अब उसमें 44 जो ट्रेंड महिला है उनका परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, 58.7 आया। कैसे आया बेटा, देखो साथ साथ चलते चले करें, जरा सा साथ साथ चले। देखो परसेंटेज हमेशा कैसे निकालते हैं, 44 है तो उसको हम क्या करेंगे, 100 से हम देंगे गुणा, 100 से करेंगे गुणा और भाग किससे देंगे, टोटल नंबर हमारा कितना है 75 है, तो 44 आप इसका 100 से गुणा करके 75 से भाग देंगे। तो जब आप ये क्रिया करेंगे तो आपका आएगा 58.66 करके आ जाएगा, लेकिन हम उसको 58.7 कर देंगे। ठीक है, यही क्रिया आपकी होगी जो एज वाइज आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसमें आप इसी तरह से आपको सारे परसेंटेज निकालना है। अब अनट्रेंड कितना था, 38 था, तो 38 का हम परसेंटेज फिर वैसे निकालेंगे। कैसे बेटा, 38 गुणे 100 और 75। ठीक, तो उसमें क्या आ जाएगा हमारा, उसमें आएगा हमारा आंसर ये 50.7। ठीक, आप देखो आप कर रहे हो, आप लोग करते चल रहे हो। अगर आप ये कर लोगे तो आप ग्राफ बना लोगे। हाँ बेटा, मतलब एक बार कर लो ताकि आगे और क्रिया आसान हो जाए। और नेक्स्ट देखो टोटल, अब देखो टोटल क्या है, 44 और 38 को जोड़ दिया तो टोटल कितना आ गया, 82। अब 82 आया, अब इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो तो ध्यान देना, 82 गुणे 100, लेकिन अपॉन कितना होगा, 75 नहीं होगा बेटा, 150 होगा 150। हाँ, क्यों होगा, क्योंकि नीचे देखो हमारा टोटल आ चुका है। ठीक, तो टोटल 82, हाँ बेटा मतलब 82 गुणे 100 और कितना आ जाएगा हमारा अपॉन 150, तब हमारा जाके परसेंटेज आएगा 54.7। ठीक, अब देखो ये टेबल तुमने बना दी एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने क्या आपसे बोला था कि जो हम जब इस तरह का प्रेजेंटेशन करते हैं तो जितना ज्यादा आपको स्टैटिक्स का ज्ञान होगा, आप अपने जो प्रोजेक्ट या आप जो शोध ग्रंथ या अपनी सिनॉप्सिस किसी भी चीज को आप और ज्यादा बेहतर इसी तरह से बना सकते हो। कैसे, अब ये तालिका है, अब ये तालिका देख के तुमको लग रहा है 20 से 30 साल में फिर 100 में, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, लेकिन अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे शो करेंगे बार डायग्राम बना के। अगर हम इसे बार डायग्राम बनाएंगे तो ये क्या लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा देखने में, और सिर्फ एक नजर से आप ये समझ सकते हो कि 20 से 30 वाले जो हैं वो ज्यादा हैं
और 30 वाले, सॉरी 20 वाले ज्यादा है, 30 वाले कम है। आप तुरंत बता दोगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। ट्रेंड वाले ज्यादा हैं, ट्रेंड वाले कम है, और इसी तरह की आप कंपेयरिंग आसानी से कर लेते हो। ठीक है, तो देखो ये से आप नोट कर लो। आज हम अभी आपको ये बताते हैं डायग्राम कैसे, उसके बाद फिर मास्टर में। हाँ चलो देखो, अब तुम लोग ने इंडेक्स में देख लिया था तालिका में कि 20 से 30 और 30 से 40 जो भी चीज थी। तो अब देखो बेटा, इसको बार डायग्राम द्वारा कैसे बता सकते हैं। व्हाइट बोर्ड मेरा चल नहीं रहा है ठीक से। ठीक ठीक, एक लाइन बनाएंगे जो कि तुम लोग क्या करोगे, मेजर करोगे स्केल से। ठीक, तो करने के बाद क्या करते हैं, हमारा सबसे पहले क्या था, 0 हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60। सबको आता, ऑलमोस्ट आता है ये बनाना, ऐसा कोई नया नहीं है इसमें, स्टैटिक्स में सबने सीखा है। और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, क्या था सबसे पहले 20 से 30, ठीक है, ये दिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था बेटा, 30 से 40। यस मैम। कोई सुन रहा है? हाँ, 30 से 40, और उसके बाद आपका था 40 से अबव। 40 से हाँ अबव, ठीक है। अब देखो बेटा, अब तालिका में आपने देखा तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगा, लेकिन हम इस तरह से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं कैसे। अब तुम ये बताओ, 20 से 30 वाले जो ट्रेंड है वो कितने थे बेटा, कितने थे? 44 समथिंग थे। परसेंट बेटा, परसेंट 58.7। हाँ बेटा 58.7। तो कितना होगा, यहाँ 0 है, यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है, और ऐसे ऊपर तक जाएगा। ठीक, तो अब क्या करोगे बेटा, अब ये देखो, अब 58.7। तो 58, हाँ बेटा कितना, 58 कहाँ पर आएगा, आई थिंक यहाँ आएगा, 60 से थोड़ा सा कम, ठीक है, 60 से थोड़ा सा कम। तो हम क्या करेंगे, ये लो और ये, अच्छा अब इसको हम कुछ अलग अलग 2 रंगों में इंडिकेट करेंगे। कैसा, मान लो हमने पीला रंग ले लिया, पीला कलर, वो हो गया ट्रेंड का, या ऐसे कर सकते हैं, पॉइंट्स बना दिया, वो हो गया ट्रेंड का, और ये लाइंस बना दिए ऐसे ऐसे, वो हो गया अनट्रेंड का। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये कौन था, हमारा ट्रेंड था, है ना, ट्रेंड में था। तो इस तरह से हम उसको समझा देंगे। फिर अनट्रेंड हमारा कौन सी चीज, कितना था अनट्रेंड, 50 बेटा, कितना था अनट्रेंड मैम 38 था। नहीं 38 क्या बेटा, हम परसेंट वो लिखेंगे ना, 50.7, क्योंकि हमने परसेंटेज निकाला है ना, तो हमको क्या करना है, परसेंटेज पे देना है। 50.7। ये लाइन कितनी चाहिए, तुम लोग सीधी लाइन स्केल से खींचना। ठीक, ये हो गया। अब हम इसको क्या कर देंगे, अनट्रेंड कर दिए। ठीक, इसको क्या कर सकते हो तुम, डिफरेंट कलर से, जैसे किसी में पीला, किसी में रेड, है ना, आप बता देना कि पीला कलर इसके लिए है, रेड कलर इसके लिए, आप इसको भी ऐसे कर सकते हो। ठीक, सेम उसी तरह से बेटा 30 to 40 कितना परसेंट था, 30 to 40 कितना परसेंट था मैम, 33.3% 33.3, ठीक है, ये 33 यहाँ आएगा इस जगह पे, और ये लो, ठीक है। उसके बाद बेटा कितना है अनट्रेंड, बताओ मैम, 38.7 38 भी आपका ये आ जाएगा 38.7।
अब एक चीज तुमने ये चीज देखी, ये अनट्रेंड है और ये ट्रेंड से ज्यादा है। मतलब 30 से 40 साल की जो महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं, वो अनट्रेंड है, लेकिन वो क्या है, मतलब एक होता है बेटा नॉलेज टेस्ट, एक होता है स्किल। ठीक, नॉलेज में ये कम है और स्किल इनकी ज्यादा है। कोई ट्रेनिंग नहीं ली, अनट्रेंड है ना, आप तालिका में देख रहे हो ना, ये अनट्रेंड है, मगर ये क्या है, इनकी संख्या ज्यादा है। किस एज ग्रुप की, 30 से 40। इसको एक बार अगर तुम नजर मारती हो तो तुम्हें क्या दिख रहा है, इसको देख करके तुम बता रहे हो ना कि 20 से 30 साल की जो ट्रेनिंग वाली महिला है, जो पढ़ी लिखी है, जिन्होंने ज्ञान लिया है, वो कितनी है, वो ज्यादा है। अनट्रेंड कम है इस एज की, किस एज की, 20 से 30। और इधर ही 30 से 40 में क्या देखती हो तुम, अनट्रेंड वाली जो है वो ज्यादा है, ट्रेंड वाली कम है। दिख रहा है? ठीक, इसी प्रकार से जो 40 वाली है, अब आप बताओ बेटा कितनी है? मैम 8 है, 8 है ट्रेंड, 8 है ट्रेंड, तो 8 तो यहाँ आ गई। ठीक है, अनट्रेंड कितनी है बेटा? मैम 10.6। 10.6, तो ये तो जरा सा यहाँ से आया 10.6। ठीक, आप एक चीज बताओ, तालिका ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही कि ये ग्राफ? हाँ, ग्राफ। बस अब एक चीज समझ लेना, जो भी क्वेश्चन आप लोग बनाते हैं उसमें से जो उनकी पर्सनल चीजें हैं, जैसे एज हो गया, उनका रिलीजन हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, है ना, जैसी भी सब जो चीजें होती हैं उसको तुम इस प्रकार से शो कर सकते हो। ठीक, वो चीज गलत नहीं होगी। अब ये करने के बाद नीचे एक्सप्लेन करते चलेंगे, जो मतलब आप लिखोगे प्रोजेक्ट में, अपने आपने बना दिया, आपने तालिका बना दी, और इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। क्या एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारी स्टडी है उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो भी महिलाएं हैं, जो मतलब टीवी देखने वाली या जो भी तुम्हारा स्टडी से रिलेटेड, ये तो एक एग्जांपल था, उसमें हम ये देख रहे हैं इस उम्र की महिलाएं इतनी है, इतनी, तो ये क्या होगा, बाकायदा उसको फाइंड करोगे, उसको नीचे आप एक्सप्लेन भी करते चलोगे। ठीक, तो ये हो गया। तो इसी प्रकार से आप क्या निकालोगे, इससे एज निकाल लोगे, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस जो भी होगा आपका, वो आप इसी डायग्राम के माध्यम से निकालते चलोगे। ठीक, तो सारे बच्चों को ये चीज समझ आ गई? यस मैम। अच्छा, ये तो ये हो गया बेटा। इसके अलावा देखो और क्या होता है, इसके अलावा और क्या होता है, जैसे कि अब आपको मीन हो गया, आपका मीडियन हो गया, ये सारी चीजें हो गए, टेस्ट और टी टेस्ट हो गया आपका, है ना, कोरिलेशन होता है, ये सारे अप्लाई होते हैं। किसमें होते हैं? आपके रिसर्च में। क्यों होते हैं? क्योंकि हमने पहले आपको ये बात बोली थी कि जो भी तुम संख्या में कोड में दिखाना चाहोगे कि ये हमारे इतने % हुए, इतनी जैसे आप ये एक चीज समझिए कि क्या होता है कि आपके घरों में लोग आते हैं, जनसंख्या या कुछ डेटा कलेक्ट करने आते हैं ना, कि कितने पढ़े लिखे हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ जैसे वो होती है आपकी जनगणना नापी जाती है, तो उसमें क्या हम देखते हैं कि कितनी हो गई, फिर 5 साल बाद फिर मतलब बढ़ी या घटी, तो उसके लिए क्या करते हैं, व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों को लगाया जाता है, आज जानकारी लेते हैं कि आपके घर में कितनी एज के लोग हैं ना, तब जाके नए नए हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। सेम चीज अगर एक बार आपकी जनगणना हो गई, दोबारा ना हो, फिर क्या वहीं रुकी रहेगी? नहीं, कितने जन्म लेते हैं, कितनी मृत्यु होती है, इस तरह से क्या होता है, ऊपर नीचे तो होता ही जाता है। तो हम क्या करते हैं, नई चीज के लिए फिर नए से सर्वे करते हैं। तो सर्वे में क्या होता है, वही पर्सनल आकर पूछना, फिर उसको नोट डाउन करना, है ना, फिर वो सब क्या होते हैं, वो सब रॉ मटेरियल होते हैं, वो सब होते हैं आपके डेटा। इन डेटा को ले करके मतलब क्रमबद्ध करना और फिर उनको क्या करता है, अंकों में कन्वर्ट करना। ये सारी प्रक्रिया जो होती है वो सारी की सारी आपकी भी आती है और आपको भी आना चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से आप आगे मतलब आपका वो कर पाओगे, थीसिस लिख पाओगे, थीसिस के रिजल्ट आप दिखा पाओगे। तो ये तो आपके डायग्राम हो गए ग्राफिकल, कि आप ग्राफ द्वारा कैसे प्रेजेंटेशन कर सकते हो। इसके अलावा जो जो आपके टेस्ट लगाए जाते हैं वो भी आपके हैं। पर आज टाइम बहुत हो गया है, कल आपकी क्लास होगी, अगर कल की क्लास में ही कंटिन्यू होता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम एक क्लास और लेंगे, मैम से बात कर लेते हैं, अगर वो बोलेंगी तो हम आपको सिर्फ उस दिन सिर्फ आपके पास मेरे पास एक काम होगा
आपको थोड़ा सा टेस्ट बताने कि कैसे टेस्ट होते हैं और कैसे वो इस पे अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यस मैम। मेन मतलब ये है कि जो भी ज्ञान हम आपको दें उससे आप जानकारी लें और अपनी स्टडी में उसका उपयोग करें, ठीक है बेटा। जल्दी बात करते हैं, और क्योंकि पूरा टाइम चाहिए मुझे, तभी जाके सारे टेस्ट हो पाएंगे, है ना। यस मैम, टेस्ट बता दीजिएगा मैम। हाँ, चाहिए टेस्ट तो ठीक है, हम बात कर लेते हैं मैम से। मैम कौन सा टेस्ट कहाँ लगता है ये चीज हम लोग को नहीं आती है अभी। क्योंकि मैम आगे तो टेस्ट की ही जरूरत पड़ेगी। बस 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 एक बात समझ लो, मैंने वही बोला, आप उसे मैनुअली भी कर सकते हो और नहीं तो आप उसे करा भी सकते हैं। लेकिन ये चीज है, देखो तुम सबको सब पता है, ऐसा नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम सबको सब पता है। लेकिन क्या है, अभी तुम सब घबरा रहे हो, अभी सब तुम लोग गए हो भूल। अभी जहाँ तुम एक बार से फिर से रिफ्रेश हो जाओगे तुम्हें सब याद आ जाएगा, ठीक। तो हम वो टेस्ट बता देंगे, उन्हें कैसे लगाना है वो भी थोड़ा बहुत बता देंगे, कैसे भी होगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं। मैम एक चीज और, जैसे कि मैम एक क्वेश्चन पूछना था कि मैम जैसे कौन सा टेस्ट कहाँ पे लगेगा, मैम ये चीज थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा बेटा। ये क्वेश्चन के मतलब, हाँ बिल्कुल, देखो मेरी बात सुनो। टेस्ट तो हमने बोला ना कि सांख्यिकी में जैसे मीन है, मीडियन है, औसत, मतलब ये जितनी भी चीजें होती हैं वो हर जगह कहीं ना कहीं स्विच आप कर सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको दिखाना क्या है, आप अपनी समस्या को किस प्रकार से मतलब किस प्रकार से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, दिखा। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, आपने अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप बार डायग्राम का प्रयोग किया। तो बेटा सारे टेस्ट कैसे लगने हैं, क्या करना है, हम कोशिश करेंगे पूरा कि तुमको हम बता पाए, और बहुत जल्दी बात करके मैम से। यस मैम। आज एक्चुअली में मेरी भी पहली क्लास थी तो मैं भी थोड़ी नर्वस थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ स्लाइडें कम पड़ी या कुछ ठीक नहीं बनी। तो नेक्स्ट अगर होती है तो हम तुम लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी देंगे, ठीक है बेटा। जी मैम। चलो मिलते हैं फिर आगे। हाँ ओके, थैंक यू मैम। मैम। ओके बेटा, ओके थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।